अस्सलामुअलैकुम। वो पाकिस्तान में एक मशहूर व मारूफ मॉडल गर्ल थी। इश्तिहारी फिल्में बनाने वाले कहते थे कि वो मशहूर ज़माना मोनालिसा की तरह मुस्कुराती है। नाम तो उसका कुछ और था मगर वो नैना के नाम से मशहूर थी। वो टीवी ड्रामों में भी अपनी अदाकाराना सलाहियतें मनवाती रहती थी। लाखों रुपए कमाती थी लेकिन मुतमईन नहीं थी। वो किसी तरह पड़ोसी मुल्क में जाकर लाखों नहीं करोड़ों कमाना चाहती थी। ये हिंदुस्तानी मॉडल्स और अदाकारों के बारे में भी पढ़ती थी और उन्हें इंडियन स्क्रीन पर देखती भी थी। दिल मचल जाता था कि हिंदुस्तान में पैदा क्यों ना हुई। इंडियन मॉडल्स को सारी दुनिया में शोहरत हासिल होती है। वो पाकिस्तान में कुएं का मेंढक बनी हुई थी। उसे उभरने, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने और खूब दौलत कमाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मुल्की कवानीन के मुताबिक वो ना तो इंडियन फिल्मों में काम कर सकती थी और ना ही मॉडलिंग कर सकती थी। उसके बड़े बड़े हमदर्द थे। उन्होंने मशवरा दिया कि वो किसी तरह यूके या अमेरिका की शहरियत हासिल कर ले, वहाँ किसी से शादी कर ले, तब वो अमरीकी कवानीन की जंजीरों से आज़ाद हो जाएगी। वो एक बार मॉडलिंग के लिए लंदन गई तो एक पाकिस्तानी दलाल ने कुंवर महेश वर्मा से उसकी मुलाकात कराई। किसी को पाकिस्तानी दलाल कहा जाए तो अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे को ठेस पहुंचती है, लेकिन क्या किया जाए, तवाइफें और दलाल हर मुल्क में होते हैं। कुंवर महेश वर्मा ने उसे देखा तो कहा, वाह क्या आइडियल ब्यूटी है। अपनी नई फिल्म की हीरोइन के लिए ऐसा ही चेहरा और ऐसा ही फिगर चाहिए। तुम मॉडलिंग करती हो, क्या एक्टिंग का तजुर्बा है? वो ये सुनकर खुश हो गई कि कुंवर महेश वर्मा को उसका चेहरा और उसका फिगर पसंद आया है। वो बोली, मैं कई टीवी ड्रामे और सीरियल कर चुकी हूँ। टीवी और फिल्मों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तुमने इंडियन हीरोइनों को देखा होगा, वो बिजली की तरह रक्स करती हैं और कम से कम लिबास में बिजलियाँ गिराती हैं। मैंने बाकायदा डांस सीखा है। आप एक गाना मुझ पर पिक्चराइज करें। आप मेरा डांस देखकर माधुरी दीक्षित को भूल जाएंगे। मैं अपने डायरेक्टर से तुम्हें मिलाऊंगा। लेकिन तुम्हें लंदन की शहरियत हासिल करने के लिए किसी अंग्रेज से शादी करनी होगी। क्या तुम करोगी? मैं इंडियन स्क्रीन में आना चाहती हूँ। जो कहोगे वो करूँगी। लेकिन कौन अंग्रेज मुझसे शादी करेगा? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। इसकी फिक्र न करो, यहाँ ऐसे बेरोजगार और कल्लाश अंग्रेज भी हैं जो चंद पाउंड्स में बिक जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए किसी को खरीदूंगा। तुम्हारी उससे कोर्ट मैरिज होगी, लेकिन वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। तुम सिर्फ मेरी रातें रंगीन क्या करोगी। वो राजी हो गई। 2 दिनों के अंदर एक अंग्रेज से शादी भी हो गई और उसे वहाँ की शहरियत भी हासिल हो गई। वो कुंवर महेश वर्मा का दिल खुश करने लगी। ये तय पाया कि वो पहले पाकिस्तान जाएगी, फिर यूके पासपोर्ट और दीगर सरकारी कागजात के जरिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाएगी। उसे वहाँ का कानून नहीं रोक सकेगा। वर्मा ने कहा, जब तुम इस्लामाबाद से मुंबई के लिए रवाना होगी तो एयरपोर्ट पर एक शख्स तुम्हें मिलेगा। वो तुम्हें कंप्यूटर डिस्क का एक पैकेट देगा। तुम अपने मेकअप बॉक्स में उसे छुपा कर ले आओगी। वो किसकी डिस्क होंगी? उन डिस्क का ताल्लुक सियासी मामलात से है, तुम नहीं समझोगी। मैं ऐसी नादान भी नहीं हूँ। ये अंदाज़ा कर सकती हूँ कि सरकारी राज चुराकर मेरे ज़रिए उसे हिंदुस्तान पहुँचाया जाएगा। ये समझ रही हो तो अच्छी बात है। बोलो, क्या राजदार बनकर ऐसा करोगी? मैं कह चुकी हूँ, इंडियन स्क्रीन पर आने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लोग वतन फरोशी के ज़रिए भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। वतन से गद्दारी की सज़ा भी फ़ौरन ही मिल जाती है। कभी एक मुद्दत के बाद मिलती है, मगर मिलती ज़रूर है। ये उसकी बदकिस्मती थी कि अल्पा भी उस वक्त एयरपोर्ट की विजिटर्स लॉबी में थी। किबरिया इंडिया से पाकिस्तान आ रहा था। वो उसे रिसीव करने आई थी। उसके करीब से गुजरते वक्त उससे टकरा गई। उसने कहा, सॉरी। वो बोली, इट्स ऑल राइट। इन्हीं लम्हात में एक शख्स ने करीब आकर कहा, हाय नैना। नैना ने पूछा, तुम कौन हो? मुझे कैसे पहचानते हो? वेल्पा को देखकर हिचकिचाया, फिर बोला, तुमसे ये बात हो चुकी है कि मैं यहाँ मिलूंगा। प्लीज़ उधर चलो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो एल्पा से टकराने के बायस भूल गई थी कि वहाँ एक शख्स आकर उसे एक पैकेट देने वाला है। वो जल्दी से बोली, ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। दरअसल मेरे इतने फ़ैन है कि सभी को याद नहीं रख सकती। वो बोलती हुई उसके साथ दूर जाने लगी। एल्पा ने महसूस किया कि वो बातें बना रही है। वो उसे गौर से देखती रही। नैना उससे शख्स के साथ एक जगह रुक गई। वो कुछ बोल रहा था और एक छोटा सा पैकेट उसे दे रहा था। फिर वो पैकेट उसे देते ही पलट कर जाने लगा। अगर वो उसका फ़ैन होता तो इतनी जल्दी ना जाता। पैकेट की सूरत में कोई तोहफा देने के बाद कुछ लगावट की बात करता। लेकिन वो बेनियाजी से चला गया था। एल्पा ने ख्याल खानी की छलांग लगाई, उसके अंदर पहुंची। मुख्तसिर से ख्यालात पड़े, पता चला उसका नाम राज मल्होत्रा है और वो राह का एक अहम कारिंदा है। उसने 2 डिस्क नैना के हवाले की हैं। वो दोनों डिस्क पाकिस्तान और कश्मीर के अहम सियासी मामलात से ताल्लुक़ रखती हैं। वो राज मल्होत्रा के दिमाग से निकल आई। उससे बाद में निमट सकती थी। उसने नैना के अंदर पहुंचकर देखा, वो बाथरूम में जाकर उस पैकेट को अपने मेकअप बॉक्स में छुपा रही थी। वो उसके ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला वो एक फ़िल्म में हीरोइन बनने के लिए मुंबई जा रही है। उसे इसी शर्त पर हीरोइन बनने का चांस दिया जा रहा था।
कि वो पाकिस्तान में रहकर राव वालों के लिए काम करती रहेगी और वो काम आ रही थी। एल्पा देखना चाहती थी कि वो किस तरह इस पैकेट को छुपा कर ले जा सकेगी। उसने अपनी एक अटैची, हैंडबैग और मेकअप बॉक्स को एक्सरे मशीन के सामने से गुजारने के लिए एक कतार में रख दिया था। उसका दिल खौफ से धड़क रहा था। एक्सरे के जरिए उस पैकेट के अंदर रखी हुई डिस्क को साफ तौर से देखा जा सकता था। एक्सरे मॉनिटर के सामने एक अफसर अपने एक मातियत के साथ बैठा हुआ था। वो मातियत एक मुसाफिर का बैग खोलकर उसमें से ट्रांजिस्टर रेडियो सेल निकाल कर कह रहा था कि त्यारे में सेल जैसी धमाका करने वाली चीज़ें नहीं ले जाई जा सकती। वो मुसाफिर लाइलमी में ऐसे सेल ले जा रहा था, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। वह तमाम सेल जब्त करके उसे जाने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन नैना जो डिस्क ले जा रही थी उसमें सरकारी राज पोशीदा थे। वो एक लंबी मुद्दत के लिए जेल की सलाखों के पीछे जा सकती थी। शौक इंसान को सूली पर भी चढ़ा देता है। आदमी शौक पूरा करने की खातिर बड़े बड़े खतरात से भी गुजर जाता है। वो भी हौसला कर रही थी। एक्सरे मशीन के सामने से सामान गुजार रही थी। एल्पा उस अफसर के दिमाग में आ गई। वो एक बहुत ही फर्जशनास अफसर था। एक एक सामान को बगौर देखता था। नैना का सामान एक कितार में से रहकर गुजरता हुआ एक्सरे मॉनिटर पर दिखाई देने लगा। उसके मेकअप बॉक्स में रखी हुई डिस्क साफ तौर से दिखाई दे रही थी। ऐसे वक्त एल्पा ने महसूस किया कि वो अफसर अचानक गायब दिमाग हो गया। मॉनिटर स्क्रीन से सामान को गुजरने में 3 या 4 सेकंड लगती हैं। इन 4 सेकंड में अफसर ने सर घुमाकर अपने मातियत को मुखातिब किया। मातियत की तवज्जो भी मॉनिटर से हट गई। नैना का मेकअप बॉक्स स्क्रीन से गुजर गया। मातियत ने पूछा, यस सर। अफसर ने एक हाथ से सर को थामकर कहा, मैं कुछ कहने वाला था, इतनी जल्दी भूल गया, ताज्जुब है। उधर नैना अपना सामान ट्रॉली में रखकर ले गई। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। वो एक बहुत बड़े खतरे से निकल आई थी। एल्पा की यह दानिशमंदी थी कि उसने नैना के अंदर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की थी। इस तरह यह मालूम हो गया कि उसकी पुश्त पर कोई टेलीपैथी जानने वाला है और वह उसकी मौजूदगी से बेखबर है। एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए आला बीबी को मुखातिब किया। उसे नैना के बारे में बताया, फिर कहा, किब्रिया की फ़्लाइट यहाँ पहुँच गई है। मैं उसके साथ मसरूफ़ रहूँगी। यहाँ राह का एक कारिंदा राज मल्होत्रा मेरी नज़रों में आया है। उसके ज़रिए मालूम करूँगी कि राह वालों ने यहाँ से इस्लामाबाद तक किस तरह अपना जाल बिछा रखा है। आला बीबी ने कहा, वेल सिस्टर, मैं नैना के ज़रिए उस टेलीपैथी जानने वाले तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। मुझे उसके अंदर पहुँचा दो। वो एल्पा के अंदर आई। एल्पा ने उसे नैना के अंदर पहुँचा दिया। फरमान ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो टेलीपैथी जानने वाला कौन हो सकता है? आला बीबी ने कहा, वो भारतीय हुकूमत के लिए काम कर रहा है। यकीनन उन 2 टेलीपैथी जानने वालों में से ही है जो हमारे खिलाफ महाजराई के लिए भारत पहुंचे हुए हैं। उनमें से एक बॉबी बर्टन पर एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की जा चुकी है, वो नाकारा हो चुका है। दूसरे का नाम B2 मार्क्स है, वो अब तक रुपोश है, हमसे बचता फिर रहा है। फरमान ने कहा, वो बहुत मोहतात है, अपनी आवाज़ भी नहीं सुना रहा था। अब हम उस गद्दार मॉडल और उससे ताल्लुक़ रखने वालों के ज़रिए उसके बारे में कुछ मालूम कर सकेंगे। उस मोहतात शख्स तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को ज़ाहिर न करें। खामोशी से उसकी मसरूफियात पर नज़र रखें। वह सफ़र के दौरान भी अपनी सीट पर खामोश बैठी अपने ख्यालों में गुम रही। वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचकर खुद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचता देख रही थी और खुश हो रही थी। ऐसे वक्त कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके अंदर नहीं था। कभी आला बीबी और कभी फरमान उसके ख्यालात पढ़ रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर उसे कस्टम चेकिंग से गुजरना था। वहां उसके मेकअप बॉक्स को खोलकर देखा गया। एक अफसर ने वो पैकेट निकालकर अपने पास रख लिया। वो कुछ कहना चाहती थी। उस वक्त आला बीबी ने महसूस किया कि उसके अंदर कोई है और वो उसे बोलने से और एतराज़ करने से रोक रहा है। वो खामोशी से अपना सामान समेटकर जाने लगी। फरमान ने कहा, मैं उसके दिमाग में रहूंगा। तुम उस अफसर का मुहासबा करो, देखो वो पैकेट कहाँ पहुंचाने वाला है। नैना ट्रॉली में सामान लेकर विजिटर्स लॉबी में आई। वहां कुंवर महेश वर्मा ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। वो परेशान होकर बोली, मैं वो पैकेट किसी तरह पाकिस्तान से ले आई थी, लेकिन यहाँ कस्टम वालों ने छीन लिया है। वसते हुए बोला, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, तुम अपने हिस्से का काम कर चुकी हो। तुम्हें वो पैकेट इसी अफसर तक पहुंचाना था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरे बंगले में चलो, तुम्हें भी खुश करूँगा। वो मुस्कुराई और उसका बाजू थामकर उसके साथ जाने लगी। आला बीबी कस्टम अफसर के अंदर थी। उसने इंटरकॉम के जरिए किसी से कहा, आपका माल आ गया, उसे ले जाएं। वो साथ वाले कमरे में बैठा हुआ था। वहाँ से उठकर अफसर के पास आया। फिर उसे पैकेट लेते हुए बोला, मैं वहाँ से देख रहा था, वो नैना ही थी। अब देखना यह है कि माल सही पहुँचा या नहीं। वो दूसरे कमरे में आया। वहाँ उसने पैकेट को खोलकर दोनों डिस्क को देखा। फिर एक कंप्यूटर के जरिए चेक करने लगा। मॉनिटर पर तहरीरें उभरने लगीं। वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक खुफिया मुआहदे की तफसीली रिपोर्ट थी। ये मुआहदा सिर्फ भारतीय हुक्मरानों की ही नहीं, अमरीकी हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी के खिलाफ भी था। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले V2 मार्क्स ने भारतीय इंटेलिजेंस के अफसर के दिमाग में कहा, इस डिस्क की एक कॉपी तैयार करके मुझे दी जाए, मैं इसे अपने अकाबरीन तक पहुंचाऊंगा। दूसरी डिस्क को भी मॉनिटर पर देखा गया। वो कश्मीर के मामलात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बहुत ही अहम खुफिया मुआहदा था।
इंटेलिजेंस के अफसर तेजपाल ने सोच के जरिए कहा, मिस्टर मार्क्स, मैं ये दोनों डिस्क अपने हेडक्वार्टर ले जा रहा हूँ। वहाँ इनकी कॉपियाँ तैयार करके तुम्हारे मुल्क के हुक्मरानों के पास भेज दी जाएंगी। V2 मार्क्स ने कहा, ठीक है, जब तुम हेडक्वार्टर पहुंचोगे तो मैं तुम्हारे आला अफसरान से बातें करूंगा। तेजपाल दोनों डिस्क को अपने ब्रीफकेस में रखकर एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आया। आला बीबी इन दोनों डिस्क को इस तरह नाकारा बनाना चाहती थी कि उन्हें किसी टेलीपैथी जानने वाले की मुदाखलत का शुबा न हो। V2 मार्क्स अभी इस खुशफहमी में था कि मैं और मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले इंडिया में उसकी मौजूदगी से बेखबर हैं। वो हमें बेखबर समझ रहा था। हम उसकी बेखबरी में उसे दबोच लेना चाहते थे। वो हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था। उस वक्त V2 मार्क्स उसके अंदर नहीं था। आला बीबी ने उसके अंदर भूख और प्यास के एहसास में शिद्दत पैदा की। वो एक फास्ट फूड की दुकान के सामने गाड़ी रोककर उतर गया। एक भिखारी ने उसके आगे दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए एक रोटी खिला दो, कल से कुछ नहीं खाया। वो भिखारी को धुतकार कर दुकान के काउंटर पर आ गया। आला बीबी ने भिखारी के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने कार की फ्रंट सीट पर रखे हुए ब्रीफकेस को देखा, फिर खिड़की में हाथ डालकर ब्रीफकेस उठाकर वहां से भागने लगा। गली के मोड़ पर ही एक शख्स ने उसे रोककर कहा, बेचोटी के, इसे चुरा कर कहाँ ले जा रहा है? मुझे दे, इसमें मेरा हिस्सा भी है। भिखारी ने तनकर कहा, पूरे 100 रुपये लूंगा, नहीं तो जान भी ले ले तो नहीं दूंगा। उसने फौरन ही 100 रुपये निकाल कर दिए। वो रुपए लेकर उसे ब्रीफकेस देकर चला गया। वो ब्रीफकेस लेकर तेजी से चलता हुआ कई गलियों से गुजरता हुआ एक बड़े से नाले के पास आकर बैठ गया। जेब से चाकू निकालकर ब्रीफकेस के लॉक को तोड़ने लगा। वो थोड़ी सी मेहनत के बाद खुल गया। ऊपर ही 2 डिस्क रखी हुई थी। आला बीबी ने उसके जरिए इन्हें उठाकर नाले के बहते हुए गंदे पानी में फेंक दिया। इसमें चंद कागजात, एक रिवॉल्वर और एक मिनी कैमरा रखा हुआ था। उससे शख्स ने मायूस होकर कहा, नकदी नहीं है, लेकिन रिवॉल्वर और कैमरे को बेचकर कुछ रकम हासिल की जा सकती है। आला बीबी उसे छोड़कर तेजपाल के दिमाग में आई। वो अपनी कार में ब्रीफकेस को ना पाकर इधर उधर पूछता फिर रहा था, क्या किसी ने यहाँ किसी को ब्रीफकेस ले जाते देखा है? किसी ने नहीं देखा था। वह दूर तक दौड़ता गया, लेकिन ब्रीफकेस ले जाने वाला कहीं नजर नहीं आया। उसने परेशान होकर हेडक्वार्टर में इतला दी। आधे घंटे के अंदर ही पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी लापरवाही के सबब 2 अहम डिस्क हाथ से निकल गई थी। ये गैर जिम्मेदारी बहुत बड़ा जुर्म थी। उसे सख्त सजा मिलने वाली थी। उसे आला अफसरान के सामने पेश किया गया। आला बीबी उसके जरिए आला अफसरान के दिमागों में पहुंचने लगी। फरमान भी आ गया था। V2 मार्क्स एक अफसर के दिमाग में कह रहा था। तेजपाल ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। ये खाने पीने के लिए कार से उतर गया था। वो ब्रीफ केस भी साथ ले जा सकता था। उसने कार की खिड़की भी खुली रखी थी, गोया किसी को भी ब्रीफ केस चुरा कर ले जाने का खुला मौका दिया था। आला अफसर ने गुस्से से तेजपाल को देखकर कहा, इसे तो गोली मार देनी चाहिए। आप इसे जो भी सजा दें, लेकिन वह अहम राज हमारे हाथ से निकल चुका है। हमारे पिछले 2 हफ्तों की मेहनत पर पानी फिर गया है। हम उन 2 डिस्क की मौजूदगी में पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपने दबाव में रखकर उनकी खारजा पॉलिसी तब्दील कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। हम जीती हुई बाजी हार चुकी हैं। आला अफसर ने कहा, मिस्टर मार्क्स, हमें अफसोस है कि हमारे एक अफसर की गलती से हम बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। आइंदा आपका जो भी काबिल अफसर मेरे लिए काम करेगा, मैं उसकी ऐसी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा जिससे मुझे और मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। मैं ऐसी गलती करने वाले को मौत के घाट उतार दूंगा। प्लीज़ मिस्टर मार्क्स, आप नाराज़ ना हो। मैं चाहता हूँ आप मुझसे तन्हाई में बातें करें। वो अफसर कॉन्फ्रेंस हॉल से उठकर दूसरे कमरे में आया। वह अब तक जुबान से गुफ्तगू कर रहा था। कमरे में आकर सोच के जरिए बोला, आप मेरे चोर ख्यालात पढ़ चुके हैं, मेरी परेशानियों को समझ रहे हैं। प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें। V2 मार्क्स ने उस आला अफसर से कहा, मिस्टर जयराज, तुम अपनी बेटी के लिए परेशान हो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी कल्पना तुम्हारे आला खानदान से बाहर किसी से प्यार करे और उससे शादी करे। ये कल्पना का ज़ाती मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप आसानी से मालूम कर सकती हैं कि वो किस शख्स से मिलती है। मैंने अपने जासूस लगाए थे, लेकिन पता नहीं वो उन्हें किस तरह धोखा देकर उसके पास चली जाती है। वो आप जैसे टेलीपैथी जाने वाले को धोखा नहीं दे सकेगी। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं किसी के ज़ाती मामलात में दिलचस्पी ले सकूं। लेकिन आप आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ हैं। आपके साथ मेरा दिन रात राब्ता रहता है। मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा। अपनी बेटी की आवाज़ सुनाएं। उसने उसी वक्त फ़ोन के ज़रिए बेटी को मुखातिब किया। वो बोली, हेलो पापा, कैसे याद किया? तुम मेरी एक ही बेटी हो, मुझे मोहब्बतों से ज़्यादा परेशानियां दे रही हो। फिर कैसे याद नहीं करूंगा? तुम अपने बाप को किस जुर्म की सज़ा दे रही हो? ओह पापा, आप फिर वही बहस शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ फ़ोन पर तो बहस से बाज आ जाएं। कल्पना ने फ़ोन बंद कर दिया। आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा, मिस्टर मार्क्स, आपने देखा वो कितनी खुदसर और गुस्ताख हो गई है। मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और फ़ोन बंद कर दिया। मिस्टर जयराज, आपने तो दुनिया देखी है। ये जानते हैं कि जवानी दीवानी होती है। आप इत्मीनान रखें, मैं कल्पना के अंदर जाकर उसकी दीवानगी ख़त्म कर दूंगा। आला बीबी और फरमान फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनते ही कल्पना के दिमाग में पहुंचकर उसके चोर ख्यालात पड़ रहे थे। पता चला कि वो 2 माह कबल एक बहुत बड़ी तकरीब में V2 मार्क्स ने कल्पना को देखा था।
उसके हुस्न शबाब में, उसकी गुफ्तगू में और उसकी अदाओं में इतनी दिलकशी थी कि वो उस पर मर मिटा। कल्पना को ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप करना कुछ मुश्किल ना था, लेकिन उसने ख्याल ख्वानी के बगैर आजमाया कि वो उससे मुतासिर होती है या नहीं। आर्मी इंटेलिजेंस के एक अफसर ने कल्पना से तारुफ कराया। ये हमारे चीफ मिस्टर जयराज की साहिबजादी हैं और ये हैं मिस्टर वीटू मार्क्स, हमारे अमरीकी मेहमान। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे से मुसाफिया किया, फिर ऑर्केस्ट्रा की एक धुन पर एक दूसरे से लगकर रक्स करते हुए बातें करने लगे। कल्पना पहली मुलाकात में उससे मुतासिर हो गई। वीटू मार्क्स के लिए यह फ़ख्र की बात थी कि वह उसकी मर्दाना वजाहत से मुतासिर हुई है। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वह जैसा आइडियल चाहती थी, वीटू मार्क्स वैसा ही है। इन ख्यालात ने मार्क्स को उसका दीवाना बना दिया। उसने ये तय कर लिया कि इंडिया में मसरूफियत के दौरान में किसी दिन उससे शादी कर लेगा। कल्पना ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, मैं राजपूत खानदान की लड़की हूँ। मुझे कोई राजपूत ही ब्याह कर ले जाएगा। तुम गैर मुल्की हो, तुम्हें कबूल नहीं किया जाएगा। वीटू मार्क्स ने उसके बाप जयराज के ख्यालात पढ़े। यही मालूम हुआ कि वो और उसका पूरा खानदान किसी भी गैर मुल्की को बतौर दामाद कबूल नहीं करेगा। इसके बावजूद कल्पना बागी हो रही थी। उसने ये जाहिर नहीं किया था कि एक अमरीकी को अपना तन मन दे चुकी है। उसका बाप अपने सुराग रसानों के जरिए उसके आशिक का सुराग लगाने की कोशिश करता रहा। वीटू मार्क्स उन सुराग रसानों को ख्याल ख्वानी के जरिए भटकाता रहा। कल्पना का इश्क बाप और तमाम खानदान वालों के लिए बहुत ही पुरस्कार हो गया था। ये राय कायम की जाने लगी कि कल्पना किसी भटकती हुई आत्मा से इश्क करने लगी है। इस पुरस्कार इश्क के सिलसिले में अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए थे। जयराज ने एक बार बेटी पर पाबंदी आयद की थी कि वो रात को कहीं नहीं जाएगी। उसे रोकने के लिए 2 मुसल्ला गार्ड्स की ड्यूटी लगाई थी। जब वो रात को जाने लगी और गार्ड्स उसे रोकने के लिए आए, तो वीटू मार्क्स ने एक के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे सांस लेने से रोक दिया। दम घुटने के बायस वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे गार्ड ने एक जानिब अंधेरे में देखकर चीख मारी, फिर खौफजदा होकर वहां से भाग गया। दूसरी बार जयराज ने एक जासूस को बेटी के पीछे लगाया। वो जासूस जिस कार में उसका ताक़ुब कर रहा था, वो अचानक हादसे का शिकार हो गई। दूसरे तीसरे जासूसों के साथ ऐसे ही वाक़यात पेश आए। कोई हादसे में हलाक हो गया, कोई ज़ख्मी हो गया। जिंदा बचने वालों ने यही कहा कि कोई भटकी हुई आत्मा कल्पना से प्रेम कर रही है। बेटी के प्रेम रोग ने बाप को परेशान कर दिया। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कल्पना किसी आत्मा के चक्कर में फंसी हुई है। उसके एक सुरागरसा ने बताया था कि लंदन, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकों में कल्पना के अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर्स जमा हो चुके हैं। हिंदुस्तान करेंसी के हिसाब से वो अरबपति बन गई है। बाप ने पूछा, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? उसने जवाब दिया, मुझे आत्मा शक्ति से बेइंतहा दौलत हासिल हो रही है। आप जिस तरह चाहें इंक्वायरी कराएं, आप आत्मा के भेद कभी मालूम नहीं कर सकेंगे। इन हालात में जयराज ने वीटू मार्क से कहा कि वो ये भेद मालूम करे, उस पुरस्कार आशी को बेनकाब करे। गोया वो चोर को कोतवाली के फ़राइज़ सौंप रहा था। आला बीबी ने मुझे मुखातिब किया और कहा, इस देश में एक और अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला है और वो हमारी मालूमात के दायरे में आ गया। हालात बता रहे हैं कि वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। मैंने खुश होकर कहा, शाबाश, तुमने आखिर उस दूसरे को भी ढूंढ निकाला है। उसे मैंने नहीं, सिस्टर एल्पा ने दरियाफ्त किया है। मैं आपको इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ की बेटी कल्पना के अंदर पहुंचा रही हूँ। वह दिल्ली में है और आप भी वहीं हैं। उसके ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकेंगे। मैं अपनी बेटी के पास आया। उसने मुझे कल्पना के दिमाग में पहुंचा दिया। उस वक्त वीटू मार्क्स उससे बातें कर रहा था और ये कहकर हंस रहा था कि उसके बाप ने उस चोर का पता लगाने के लिए उसे भेजा है जो उसकी बेटी को उससे चुरा रहा है। कल्पना उसकी बात पर हंसकर बोली, हम कब तक छुपकर मिलते रहेंगे? मैं किसी से नहीं डरता। अभी एलानिया तुम्हें हासिल कर सकता हूँ। तुम्हारा बाप बहुत मगरूर है। वो मुझे दामाद तस्लीम करने से इनकार करेगा। मेरी इंसल्ट होगी, इसलिए मैं चोरी छुपे तुमसे मिलकर इंतकामन उसे उल्लू बना रहा हूँ। अब ये खेल ख़त्म करो। हमारी चोरी छुपे की मुलाकात रंग ला रही है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो खुश होकर बोला, क्या सच कह रही हो? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पास आकर तुम्हारे गले लगकर ये खुशी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जान, अभी चली आओ। मैं इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर तुमसे शादी करूंगा। बस चली आओ। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, किसी को रुकावट बनने नहीं दूंगा। वह फौरन ही एक अटैची में अपना ज़रूरी सामान रखकर बाहर जाने लगी। माँ ने और पहलवान नुमा चाचा ने पूछा, वो कहाँ जा रही है? उसने जवाब दिया, मैं अपने पति देव के पास जा रही हूँ। अब मांग में सिंदूर भरकर ही वापस आऊंगी। चाचा ने गरज कर कहा, बेशर्मी की बातें ना करो, अपने कमरे में वापस जाओ। वो बाहर जाने लगी। चाचा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। फिर जल्दी से उठकर जाना चाहा तो एकदम से कई फुट ऊपर उछलकर फिर औंधे मुंह फर्श पर आ गया। कल्पना उसकी तरफ देखे बगैर बाहर आकर कार में बैठकर वहां से जाने लगी। माँ ने फ़ोन के जरिए उसके बाप को इतला दी। फिर कहा, आपकी बेटी हमारे काबू से बाहर है। अभी आपके भाई को किसी भूत ने उठाकर पटका है, लेकिन आप तो भूत प्रेत को मानते नहीं हैं। कल्पना यहाँ से जा चुकी है। बाप ने कहा, फिक्र ना करो, मेरे आदमी उसका ताक़ुब कर रहे हैं। आज मालूम हो जाएगा कि वो किससे मिलने के लिए कहाँ जाया करती है।
वीटू मार्क्स ये बातें सुन रहा था। उसने कल्पना का ताक्कुब करने वालों को नहीं रोका। वो चाहता था कि आज ये भेद खुल जाए। वो कल्पना को दिलो जान से चाहता था। ये तय कर चुका था कि दूसरे दिन उसे अपनी शरीके हयात बना लेगा। वो मार्क्स की रिहाइशगाह में आ गई। उसके बाप को इतला मिली कि वो एक बंगले के अंदर गई है। बाप आर्मी के मुसल्ला जवानों के साथ वहां पहुंच गया। वीटू मार्क्स कभी किसी के रूबरू नहीं आता था। उसकी तन्हाई की राजदार सिर्फ कल्पना थी। वो उसके साथ एक बेडरूम में थी और परेशान होकर पूछ रही थी, तुम किसी के सामने नहीं जाते, अब मेरे पापा और दूसरे आर्मी वालों से सामना करना पड़ेगा। तुम फिक्र न करो, मैं यहाँ बेडरूम में छुपा रहूंगा। इधर आने वालों को ख्याल खुआनी के जरिए भटका दिया करूंगा। तुम अपने पापा से मिलने जाओ, मुझे उनसे बातें करनी है। वो ड्राइंग रूम में आई। उसका बाप जयराज आर्मी अफसर और मुसल्ला जवानों के साथ खड़ा हुआ था। बेटी को देखकर बोला, आज मालूम हुआ कि तुम यहाँ आया करती हो। वो बुज़दिल कहाँ छुपा हुआ है? वीटू मार्क्स ने एक फौजी जवान की जुबान से कहा, मैं वीटू मार्क्स बोल रहा हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। टेलीपैथी जाने वालों को छुपकर ही रहना पड़ता है। जयराज ने हैरानी से पूछा, मिस्टर मार्क्स, क्या ये तुम्हारी रिहाइश है? हाँ, और तुम्हारी बेटी मुझसे ही मिलने आया करती है। ये मेरी मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी है, कल हमारी शादी होने वाली है। जयराज ने गुस्से से कहा, तुमने हमारे एतमाद को धोखा दिया है। तुमने वादा किया था कि अपनी टेलीपैथी से हम हिंदुस्तानियों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम फरहाद और उसके टेलीपैथी जाने वालों को यहाँ से भगाने आए हो। मैंने कल्पना के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, पापा, जब अपनी सलामती के लिए दूसरे मुल्क से फौजी बुलाओगे तो वो यहाँ आकर सिर्फ हमारे देश का खाना नहीं खाएंगे, यहाँ की हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ की बेटियों और बहनों से भी अपनी प्यास बुझाएंगे। वीटू मार्क्स ने आपके एतमाद को धोखा नहीं दिया है, मैं खुद ही इस पर मरमिटी थी। मैंने कल्पना के जरिए बेडरूम का फ़ोन नंबर मालूम करके रब्ता किया। फ़ोन की घंटी बजते ही वीटू मार्क्स चौंक कर सोचने लगा, अभी कौन यहाँ फ़ोन कर सकता है। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। मैंने कहा, फ़ोन बंद ना करना, मैं तुम्हारे बेडरूम के करीब हूँ, तुम्हें फ़रार होने का मौका नहीं दूंगा। उसने मेरे दिमाग में छलांग लगाई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बाप भी मेरे ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा। वैसे मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। जाओ और अपने अंजाम का इंतज़ार करो। मैंने सांस रोकी। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर फ़ोन पर बोला, क्या वाकई आप फरहाद अली तैमूर हैं? मेरे फरहाद होने का सबूत यह है कि जैसे ही तुम बेडरूम से बाहर निकलोगे, मैं एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करूंगा। तुम पलक झपकते ही शेर से चूहे बन जाओगे। वो परेशान होकर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं प्लीज़, आप दवा स्प्रे ना करें। टेलीपैथी मेरा पहला और आखिरी सरमाया है, उसके बगैर मैं सिफर हो जाऊंगा। और ये रहा तो तुम मेरे खिलाफ महाजराई करते रहोगे। नहीं, मैं वादा करता हूँ, कस्में खाता हूँ, मैंने कल्पना से ज़्यादा दुनिया में किसी को नहीं चाहा। मैं कल्पना की कसम खाकर कहता हूँ, आपके खिलाफ कभी ख्यालख्वानी नहीं करूँगा। वो मुझसे बातों में उलझा हुआ था। आर्मी वाले उसे तलाश करते हुए बेडरूम में आ गए। वीटू मार्क्स उनसे मुंह न छुपा सका। पहली बार उन सबके रूबरू हो गया। कल्पना आकर उसके गले लग गई। परेशान होकर बोली, तुमने कहा था तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। वो परेशान होकर बोला, इस वक्त मैं किसी और ही मसले में उलझ गया हूँ। मैं इन सबसे निमट सकता हूँ, मुझे इनकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पीछे मौत खड़ी है। वो मौत का फरिश्ता सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने फ़ोन के ज़रिए कहा, पहले इन लोगों से निमट लो, फिर तुमसे बातें होंगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वो आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ जयराज से बोला, मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए हो? तुमने मेरी बेटी को टेलीपैथी के जरिए बहकाकर मेरे ख़ानदान की इज्जत को खाक में मिलाया है। मैं तमाम अमरीकी अकाबरीन से तुम्हारी शिकायत करूंगा। शिकायत नहीं करोगे, बकवास करोगे, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। हम टेलीपैथी जानने वाले अपने मुल्क का सरमाया हैं। मैं तुम्हारी बेटी को बीवी बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा। तुम और तुम्हारे भारतीय हुक्मरान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। एक आर्मी अफसर ने कहा, तुम हमारे देश के लिए काम करने आए हो और हमारे ही मुंह पर कालक मल रहे हो। मैं यहाँ बहुत बड़ी खिदमत अंजाम देने आया हूँ और इसके बदले सिर्फ कल्पना का प्यार चाहता हूँ। मैं ये मामला अपने और तुम्हारे अकाबरीन के सामने पेश करूँगा। वो तमाम बड़े जो फैसला करेंगे, मैं उस फैसले के मुताबिक अमल करूँगा। अभी यहाँ से जाओ, आइंदा यहाँ ना आना। जयराज ने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं, कल तक तुम्हारा कोई फैसला हो जाएगा। चलो कल्पना। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बालिग हूँ और वीटू मार्क्स के साथ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। कल हमारी शादी है। बाप ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो वीटू मार्क्स ने उसके अंदर जलजला पैदा किया। वो चीखें मारते हुए फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। सब लोग पीछे हट गए। मार्क्स ने कहा, कल्पना मेरे हक में फैसला सुना चुकी है। इस पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा। मैं सहूलत से समझा रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब दिमागी मरीज बन जाओगे। जयराज तकलीफ से तड़प रहा था। जब तकलीफ में ज़रा सी कमी हुई तो वो फर्श पर उठ बैठा। आर्मी अफसरान ने उसे सहारा दिया। वो उठकर खड़ा हो गया, फिर कोई बात किए बगैर उन सब के साथ वहाँ से चला गया। कल्पना ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, मेरे पापा बहुत ज़िद्दी हैं, वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। तुम्हारे पापा तो क्या, इस देश के हुक्मरानों की भी मजाल नहीं है कि वो सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। हम टेलीपैथी जानने वाले अपनी ज़ात में सुपर पावर अमेरिका हैं। कल्पना ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा,
अब उस मौत के फरिश्ते से बात करो जो तुम्हारे आसपास है। वो मार्क्स से अलग होकर जरा दूर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वीटू मार्क्स उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, थोड़ी देर के लिए कल्पना को भूल जाओ। फरहाद तुमसे मुखातिब है। क्या चंद लम्हों के बाद तुम सुपर पावर बनकर रह सकोगे? उसने बड़ी तशवीश से कल्पना को देखा, फिर कहा, आप कल्पना के ख्यालात पढ़कर यहाँ तक पहुँच गए हैं। मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि आप इस बंगले के अंदर या बाहर कहीं आसपास हैं और किसी लम्हे में भी दवा स्प्रे कर सकती हैं। यकीन तो करना ही होगा। जब तक बेडरूम की चार दीवारी में रहोगे मैं दवा स्प्रे नहीं करूंगा। सारी जिंदगी इस कमरे में रहोगे तो तुम्हारी टेलीपैथी का इल्म महफूज रहेगा। यहाँ से बाहर निकलने की एक शर्त है। आपने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। आपकी शर्त क्या है? मुझे अपने दिमाग में आने दो। नहीं, आप मुझे अपना मामूल और महकूम बना लेंगे। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि एंटी स्प्रे दवा को कबूल करो या मेरे मामूल बन जाओ। दवा स्प्रे ना करो, मैं इसी कमरे में रहूंगा, सारी ज़िंदगी यहीं गुजार दूंगा। क्या मैं इस कमरे के बाहर सारी ज़िंदगी तुम्हारी निगरानी करता रहूंगा? कोई एक फ़ैसला करो। टेलीपैथी से महरूम होना चाहते हो या मेरी बर्तरी मंजूर है? वो बेबसी से बोला, आप मेरे अंदर आ सकते हैं। मैंने उसके अंदर पहुंचकर कहा, तुमने जब से टेलीपैथी सीखी है तब से सिकंदर आजम की तरह जैसे दुनिया को फतह करने आए हो। लोगों को गुलाम बनाते रहे हो, किसी पर जबर करते रहे, किसी को बेमौत मारते रहे। अपने मुल्क के मुफादात के सामने ये भूलते रहे कि फ़िरौन को भी ज़वाल आया था। आखिरकार तुम पर भी ये वक्त आ ही गया। मैंने हल्का सा जल्जला पैदा किया। उसके हलक से चीख निकल गई। वो चकरा कर गिरा और फर्श पर तड़पने लगा। कल्पना दौड़ती हुई आकर उससे लिपट गई। उसे झंझोड़ कर पूछने लगी, ये तुम्हें क्या हो रहा है? ऐसा तो अभी मेरे पापा के साथ हुआ था। वो मेरी गिरफ्त में आ चुका था। उसने तकलीफ से कराहते हुए कहा, हौसला करो कल्पना, मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। यूं समझो कि मुझ पर एक तरह का दौरा पड़ा है। अभी मैं 4 घंटे तक सोता रहूंगा, फिर बेदार होने के बाद पहले की तरह ताज़ादम हो जाऊंगा। तुम्हें ये 4 घंटे यहाँ तनहा गुजारने होंगे। वो फर्श से उठकर बेड पर आ गया। मैंने फरमान को बुलाकर कहा, इस पर तनवीमी अमल करो। हम एक मखसूस लबो लहजे के ज़रिए इसके अंदर जा सकेंगे और ये हमारी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेगा। मैं उसे फरमान के हवाले करके दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अब से पहले हमने 3 अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को एंटी टेलीपैथी दवा के ज़रिए नाकारा बना दिया था। वीटू मार्क्स के साथ भी यही सलूक किया जा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि उनका हरबा उन पर आजमाऊं। उन्होंने वीटू मार्क्स को मेरे खिलाफ मुहाजराई के लिए बुलाया था। आइंदा मैं उसे उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। सोनिया बंगले के टेरेस पर बैठी सोच में गुम थी। सोच यही थी कि वो कब तक अपनों की तलाश में भटकती रहेगी। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद क्यों नहीं आ रही है? कम से कम अपना नाम तो याद आना चाहिए। इस वक्त वो 7 बरस की एक बच्ची पिंकी और उसके बूढ़े दादा जान जॉन रेडी के बंगले में थी। पिंकी की माँ एक हादसे में मर गई थी। माँ का नाम मैरिया था। सोनिया ने भी अपना नाम मैरिया बताया। पिंकी उससे घुल मिल गई। उसे अपनी मम्मी कहने लगी। सोनिया को कहीं अपना ठिकाना बनाना था। वो पिंकी की माँ बनकर वहाँ रह गई। उसे अपनों की तलाश थी। उसे अपने नहीं मिले तो उसने दूसरों को अपना बना लिया था। वो अपने बारे में सोचते सोचते अचानक अदनान के बारे में सोचने लगी। उसने अदनान की सूरत नहीं देखी थी। मोरिना और डिसूजा उसे अपना बेटा मानते थे। वो दोनों वॉशिंगटन में पिंकी के दादा जॉन रेडी के बंगले में रहने आए थे। एयरपोर्ट में सोनिया, पिंकी और जॉन रेडी उन्हें रिसीव करने गए थे। वहाँ पता चला कि अदनान कहीं गुम हो गया है। वो मोरिना और डिसूजा के हमरा डोमेस्टिक फ़्लाइट में सफ़र करता हुआ वॉशिंगटन आया था, लेकिन एयरपोर्ट पर उनसे बिछड़ गया था। सोनिया टेरेस से उतरकर ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ मोरिना, डिसूजा, पिंकी और जॉन रेडी बैठे हुए थे। पिंकी कंप्यूटर गेम खेलने में मगन थी। मोरिना अदनान को याद करके रो रही थी। रोते रोते कह रही थी, 3 बरस पहले बेटा पैदा हुआ था, चंद घंटों के बाद मर गया। उसकी मौत के बाद सब्र करना पड़ा कि हमारे नसीब में औलाद नहीं है। लेकिन 3 बरस के बाद अचानक अदनान आ गया। उसे देखकर दिल ने कहा, हमारा बेटा वापस आ गया है। डिसूजा ने कहा, अदनान भी यही कहता था कि हम उसके माँ बाप हैं और वह मरने के बाद फिर वापस आया है। सोनिया ने कहा, कि आपकी अकल तस्लीम करती है कि कोई मरने के बाद वापस दुनिया में आ सकता है? अक्ल तस्लीम नहीं करती। लेकिन वो बच्चा अजीबोगरीब था। उसकी आंखों में कभी कभी ऐसी कशिश पैदा हो जाती थी कि हम उससे आंखें नहीं मिला सकते थे। मैं गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला था। डॉक्टर कहते थे गुर्दा नाकारा हो गया है, तब्दील करना होगा। एक रात मैं तकलीफ से तड़प रहा था। वो अचानक ही कहीं से आ गया। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, आंखों से आंखें मिलाईं, तो रफ्ता रफ्ता ऐसा आराम आया कि फिर कभी तकलीफ नहीं होती। मोरिना ने कहा, डॉक्टर ने उन्हें चेक किया था, हैरानी से पूछ रहा था उनका नाकारा गुर्दा कैसे ठीक हो गया है, उनका कहाँ इलाज कराया है। हम सब से ये नहीं कहते कि हमारे घर एक नन्हा मसीहा आ गया है और वह हमारा बिछड़ा हुआ बेटा है। ये कहकर वो फिर रोने लगी। जॉन रेडी ने कहा, तुम्हें किस्मत से एक मसीहा मिल गया था। शायद वो डिसूजा का इलाज करने आया था।
इलाज करने के बाद चला गया। ये देखो कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ। मेरा जवान बेटा मेरे किसी काम का नहीं, गुंडा मवाली बन गया है, घर से दूर रहते है। मेरी बहू मैरिया को मारता पीटता रहता था। जॉन रेड्डी ने ऐसा कहते हुए सोनिया को देखा, क्योंकि उसने भी अपना नाम मैरिया बताया था और वो वहाँ पिंकी की माँ बनकर रह रही थी, गोया कि उसकी बहू की जगह थी। सोनिया ने कहा, अंकल आपने मेरे सामने बेटे की बुराई नहीं की, लेकिन मैं पिंकी से मालूम कर चुकी हूँ। वो उसकी माँ मैरिया पर बहुत जुल्म करता था। पिंकी बच्ची है, वो किसी बात की गहराई को नहीं समझती। उसने सुना था कि आपका बेटा जॉन मैन उसकी माँ को फ़रोख्त करना चाहता था। पिंकी नहीं समझ सकती थी कि औरत को फ़रोख्त करने का मतलब क्या होता है। हम आप तो समझ सकते हैं। जॉन रेड्डी ने सर झुका लिया। डिसूज़ा ने कहा, मेरे दोस्त, तुमने हमें नहीं बताया कि जॉन मैन इस हद तक आवारा और बदचलन हो गया है। अपनी बीवी को बेचना चाहता था। वो एक सर्द आह भरकर बोला। वो जुराइम की दलदल में इस कदर धंस गया है कि उसे बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने उसका जुर्म छुपाया है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता रहता है कि बेटा शैतान बन गया। फिर भी मैं एक बाप की तरह उसे क्यों चाहता हूँ, उसे कानून के हवाले क्यों नहीं करता। डिसूज़ा ने पूछा, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगा। बेहतर है कानून के मुहाफ़िज़ों के ज़रिए उसका मुहासबा करो। ऐसा नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम हमें बताओ उसने क्या किया है। इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा। जॉन रेड्डी ने सर उठाकर उन सबको देखा, फिर दूर बैठी हुई पिंकी को देखा। वो कंप्यूटर गेम खेलने में मसरूफ़ थी। उसने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मेरी बहू मैरिया हादसे में हलाक नहीं हुई थी। उसे उसे मेरे बेटे ने कत्ल किया था। मोरिना और डिसूज़ा ने हैरानी से ये बात सुनी। सोनिया के लिए कोई हैरान होने वाली बात नहीं थी। ज़ालिम शौहर जुल्म की इंतहा को पहुंचकर ऐसी ही वारदात करते हैं। वो बोली, वो जुराइम की दलदल में है, एक दिन ज़रूर सज़ा पाएगा। आपके ज़मीर को मुतमईन होना चाहिए। आप मकतूल बहू की बेटी को कातिल बाप से दूर रखते हैं और इसे भरपूर प्यार और तवज्जो देते रहते हैं। वो मुझे सुकून से नहीं रहने देगा। कल उसने फ़ोन किया था कि वो आज किसी वक्त यहाँ आएगा और अपनी बेटी पिंकी को ले जाएगा। एक तो ये मायूसी है कि मैं पोती से महरूम हो जाऊँगा, दूसरी ये परेशानी के पता नहीं वो इस मासूम बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। वो बाप है, मैं उसे बेटी को ले जाने से रोक नहीं सकूँगा। मोरिना ने कहा, तुम फ़िक्र न करो। वो यहाँ आएगा तो हम उसे समझाएँगे। पिंकी की तालीम और तरबियत तुम अच्छी तरह कर सकोगे। ये हकीकत उसे तस्लीम करना चाहिए। अच्छी बातें उसकी समझ में आती तो वो गलत रास्तों पर ना चलता। वो बाप की नसीहतों पर अमल नहीं करता। फिर तुम्हारी बात क्या मानेगा? वो इतना मगरूर हो गया, जैसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया हो। सोनिया ने कहा, आप परेशान हो। जब माँ मौजूद हो तो बाप औलाद को उससे छीन कर नहीं ले जा सकता। और मैं पिंकी की माँ हूँ, वो मेरी बेटी को मुझसे नहीं ले जा सकेगा। डिसूजा ने कहा, यह अच्छा पॉइंट है। जॉन रेड्डी, तुम दावा करो कि तुम्हारी बहू मैरिया जिंदा है। पिंकी अपनी माँ के साथ रहेगी, मुजरिम बाप के साथ नहीं जाएगी। जॉन रेड्डी ने कहा, वो तो यही कहेगा कि उसकी बीवी मैरिया मर चुकी है। वो उस मैरिया को पिंकी की माँ तस्लीम नहीं करेगा, बड़े हंगामे करेगा। तुम उसे नहीं जानते हो। सोनिया ने कहा, वो मुझे नहीं जानता है। आप एक ही बात पर अड़े रहें कि मैं आपकी बहू मैरिया और पिंकी की माँ हूँ। आपके बेटे ने बीवी का मर्डर नहीं किया है, मैं जिंदा हूँ। आप इन बातों पर कायम रहें, बाकी मैं उससे निमट लूंगी। तकरीबन 2 घंटे बाद वो आ गया। उसे देखकर सभी दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए। वो मोरिना और डिसूजा को देखकर बोला, हाय आंटी, हाय अंकल। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। मेरे डैड यहाँ तनहा हो जाएंगे। मैं पिंकी को ले जाऊंगा तो डैड आप लोगों की सोहबत में बहल जाएंगे। जॉन रेड्डी ने कहा, मेरी पोती तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम आवारा बदमाश हो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। वो हंसते हुए बोला, मैं बाप हूँ, अपनी बेटी को कहीं भी ले जा सकता हूँ। डिसूजा ने कहा, बेशक तुम बाप हो, लेकिन बेटी को दादा के पास रहने दो। यहाँ इसकी तालीम और तरबियत अच्छी होगी। जॉन मैंने कहा, मैं अपनी बेटी की तरबियत के लिए ही ले जा रहा हूँ। ये एक इदारे में रहेगी, वहाँ कैबरे डांस और दिलरुबा अदाएँ सीखेगी। जवान होने तक बाप की कैबरे डांसर बन जाएगी, लाखों डॉलर्स कमाया करेगी। ये बड़े शर्म की बात है। तुम अपनी बेटी को नचाकर लाखों डॉलर्स कमाना चाहते हो। तुम्हें बाप दादा की इज्जत और मान मर्तबे का ख्याल नहीं है। वो बोला, दादा मर गए, बाप भी कुछ दिनों के मेहमान है, मुझे दौलत कमाना है। बाप दादा ने मेरे लिए दौलत और जायदाद नहीं छोड़ी है, मुझे ही अपनी अकल से दौलत कमाना होगी। तुम बेगैरत हो, समझाने से नहीं समझोगे। नन्ही सी मासूम बच्ची को याशों के ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल कराना चाहते हो। बच्ची की माँ कभी इसकी इजाज़त नहीं देगी। बसते हुए बोला, डैड माँ तो मर चुकी है, क्या अब वो इजाज़त देने यहाँ आएगी? मेरी बहू मैरिया मुर्दा नहीं, जिंदा है। ये ना समझो कि तुमने उसे कत्ल किया था, तुमने उसे कत्ल नहीं किया था। मैं तुम्हें कत्ल के इल्ज़ाम से बचा रहा हूँ। वो जिंदा है। मैरिया, यहाँ आ जाओ। सोनिया एक अदाए नाज से चलती हुई ड्राइंग रूम में आई, फिर जॉन मैन को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाय जॉन, मुझे देखकर ये ना कहना कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ।
वो उसे सर से पांव तक तारीफी नजरों से देखता हुआ बोला, गजब का हुस्न है, गजब की जवानी है। आज पता चला कि औरत मरने के बाद पहले से ज्यादा धमाका खेज हो जाती है। ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि पहले से धमाके महसूस कर लो। पिंकी मेरी बेटी है, ये मेरे पास रहेगी। मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। क्यों खुद को तमाशा बनाना चाहती हो? दुनिया जानती है कि पिंकी मेरी बेटी है। दुनिया नहीं जानती। हम इस बंगले में 2 माह पहले आए थे। यहाँ तुम्हें पिंकी के बाप की हैसियत से किसी ने नहीं देखा। मैं कह सकती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो, लेकिन पिंकी के बाप नहीं हो। ये एक औरत ही बता सकती है कि उसकी औलाद किस मर्द से हुई है। पिंकी दौड़ती हुई आकर सोनिया से बोली, मम्मी मेरा गेम स्टॉप हो गया, उसमें कोई फॉल्ट पैदा हो गया। जॉन मैन ने पिंकी से पूछा, तुम इस औरत को मम्मी क्यों कह रही हो? तुम्हारी माँ मर चुकी है। वो बोली, मेरी मम्मी जिंदा है। ये मेरी मम्मी है। तुम बहुत गंदे पापा हो, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। वो नागवारी से बोला, तुमने मेरी बेटी को अच्छी तरह सिखाया पढ़ाया है। मैं साबित कर दूंगा कि तुम मेरी फ्रॉड बीवी और पिंकी की फ्रॉड मम्मी हो। बेहतर है मेरे घर में आकर ये तमाशे ना करो। तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। जॉन रेडी ने कहा, एक बीवी को कत्ल करने के बाद दूसरी को कत्ल करने की धमकी दे रहे हो? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत होता तो अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम मेरे शौहर हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। वह सोनिया को घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम मानती हो कि मेरी बीवी हो? हाँ, जब पिंकी की माँ हूं तो तुम्हारी बीवी भी हुई। तो फिर आओ बेडरूम में चलो। उसने आगे बढ़कर सोनिया के बाजू को पकड़ा, फिर उसे खींचता हुआ एक बेडरूम में ले आया। उसे हुक्म दिया, लिबास उतारो। वो मुस्कुराकर बोली, पहले दरवाज़ा अंदर से बंद करो। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो बोली, आओ मेरा लिबास उतारो। तुम नहीं जानते, मेरी याददाश्त गुम हो गई है। मुझे याद नहीं है कि कभी किसी मर्द ने मेरा लिबास उतारा हो। आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगी कि मर्द किस तरह लिबास उतारते हैं। उसने करीब आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसी लम्हे मुंह पर एक उल्टा हाथ पड़ा। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे गया, फिर गुस्से से आगे बढ़ा तो मुंह से चीख निकल गई। दोनों टांगों के बीच में लात पड़ी थी। वह तकलीफ की शिद्दत से झुकने लगा तो मुंह पर एक घुंसा पड़ा, फिर दूसरा घुंसा पड़ा। वो मार खाता हुआ पीछे गया। सोनिया ने घूमकर एक किक मारी। वो पीछे दीवार से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। उसका सर चकरा रहा था। आंखों के सामने रंग बिरंगे कुमकुमे जल बुझ रहे थे। वो तकलीफ के बायस करा रहा था। उसके मुंह और नाक से लहू बह रहा था। सोनिया ने कहा, चलो उठो, मेरे पास आओ, ये लिबास तुम्हारे जैसे मर्द का इंतजार कर रहा है। उसने बड़ी फुर्ती से लिबास के अंदर हाथ डालकर पिस्तौल निकाला, लेकिन वह सोनिया से ज्यादा फुर्तीला नहीं था। पिस्तौल पर एक ठोकर पड़ी। वो हाथ से निकलकर दूर चला गया। वो कराते हुए बोला, तुम बहुत पछताओगी। अभी तो तुम पछता रहे हो। क्या अपने गुंडे साथियों को बुलाओगे? मेरे पास ऐसी ताकत है कि तुम दिमागी मरीजा बन जाओगी। मेरे कदमों में आकर मुआफी मांगोगी। तुम्हारे पास ऐसी ताकत है तो कुत्ते की तरह मार क्यों खा रहे हो? वो अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर नंबर पंच करने लगा। सोनिया ने उससे फोन छीनकर नंबर पढ़े। उन्हें पढ़ते ही समझ गई कि वो टेलीपैथी जानने वाले एसजी यानी सैंडी ग्रे का फोन नंबर है। उसने जेरी से जो मोबाइल फोन छीना था उसमें भी यही नंबर था। मियामी बीच में फ्रैंक ब्लू भी इसी नंबर पर एसजी से रब्ता करता था। उसने फोन बंद करके पूछा, ये तुम्हारा एसजी कहाँ रहता है? मैं उसके पीछे दुम हिलाने वाले कई कुत्तों को मार चुकी हूँ। तुम भी मरने के लिए मेरे पास चले आए हो। उसने फर्श पर से पिस्तौल उठाकर उसका निशाना लिया। वो खौफ से लरसते हुए बोला, नहीं, मुझे ना मारो। मैं पिंकी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। वो बोली, जेरी समुंदर के वीरान साहिल पर लाखों डॉलर्स का असला लेकर आया था। मैंने वो सब तबाह कर दिया। तुमने सुना होगा, मैंने मियामी बीच में एसजी के दस्ते रास्त फ्रैंक ब्लू को जहन्नुम में पहुंचा दिया। तुमने ये भी सुना होगा। वो खौफ से दीदे फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुम वही औरत हो जिसने एसजी के कई अहम आदमियों को हलाक किया है? एसजी कुत्ते की तरह तुम्हारी बू सूंघता फिर रहा है, और तुम उसे फोन करोगे तो वह तुम्हारे ख्यालात पढ़ते ही मालूम कर लेगा कि मैं इस बंगले में हूं। मैं उसे फोन नहीं करूंगा, मुझे गोली ना मारो। तुम फोन नहीं करोगे तब भी वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। वो जबरदस्ती दिमाग में आ जाता है, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? एक ही रास्ता है कि मैं ये बंगला छोड़कर कहीं चली जाऊं। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें मालूम नहीं होगा तो उसे भी मालूम नहीं होगा। चलो उठो, चेहरे से खून साफ करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जाऊंगी। उसने फर्श पर से उठकर आईने में देखकर चेहरे से खून साफ किया, अपना हुलिया दुरुस्त किया, फिर उसके साथ ड्राइंग रूम में आया। वो जॉन रेडी वगैरह से बोला, मैं तुम्हारे बेटे के साथ इस शर्त पर जा रही हूँ कि ये यहाँ आकर पिंकी पर अपना हक नहीं जताएगा। आपकी पोती हमेशा आपके पास रहेगी। पिंकी आकर उससे लिपट गई। मम्मी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी। वो उसे चूमते हुए बोली, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। तुम्हें दादा जान से बहुत सी मोहब्बतें मिलती रहेंगी। तुम अच्छी बच्ची की तरह खुश रहा करोगी। उसने उसे समझा बनाकर मोरिना डिसूजा और जॉन रेडी से मुसाफिया किया। फिर अपना सफरी बैग उठाकर जॉन मैन के साथ बाहर आई। उसके साथ कार में बैठकर जाने लगी। वो ड्राइव करते हुए बोला, तुम कहाँ जाओगी?
तुम कहीं भी चलते रहो, मैं जहां मुनासिब समझूंगी तुम्हारी गाड़ी से उतर जाऊंगी। वो बाल्टीमोर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी देर बाद जॉन मैन के मोबाइल से बजर की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने सीएलआई पर देखकर कहा, तुम्हारे बॉस एसजी तुम्हें कॉल कर रहे। तुम ये फ़ोन अटेंड नहीं करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में आकर अटेंड ना करने की वजह मालूम करेगा। वो परेशान होकर बोला, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाकर बोली, लो उससे बात करो। उसने हैरानी से सोनिया को देखते हुए सड़क के किनारे कार रोकी, फिर फ़ोन लेकर उसका एक बटन दबाकर कान से लगाते हुए बोला, यस बॉस, मैं जॉन मैन बोल रहा हूँ। कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। उसने फ़ोन अटेंड करने में देर की थी। सैंडी ग्रे फ़ोन बंद करके उसके दिमाग में पहुंच गया था और उसके ख्यालात पढ़ रहा था। उसे मालूम हो रहा था कि वही पुरस्कार औरत इस वक्त जॉन मैन के साथ बैठी हुई है, जो उसके कई अहम आदमियों को हलाक कर चुकी है और उसके लाखों डॉलर्स का असला भी तबाह कर चुकी है। जॉन मैन के ख्यालात ने बताया कि वह अब तक उसके बंगले में थी। जब उसे मालूम हुआ कि जॉन मैन का राब्ता एसजी से रहता है, तो वह बंगला छोड़कर कहीं जा रही है। सैंडी ग्रे ने कहा, तुम इस औरत का नाम मैरिया बता रहे हो? यह खतरनाक फाइटर भी और मकार भी है। अब यह समझ रही है कि मैं तुम्हारे दिमाग में आकर बोल रहा हूँ। यह फिर फरार होकर कहीं जा छुपेगी। मैं फिर इसे तलाश करता रहूंगा। इसे किसी भी तरह काबू में करना होगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके दो चार हाथ खाने के बाद ही मुझे मौत नजर आने लगी थी। फिर ये कि मेरा पिस्तौल इसके पास है। ये ज़रा भी तरस नहीं खाएगी, मुझे गोली मार देगी। आप इसे टेलीपैथी के जरिए काबू में क्यों नहीं कर रहे? ये योगा की माहिर है। मेरी ख्याल खुआनी की लहरों को अपने दिमाग से भगा देती है। तुम इसे बातों में लगाओ, इसका साथ ना छोड़ो। इसे किसी जगह ले जाओ, वहाँ जल्दी मेरे आदमी पहुँच जाएंगे। मैं भी आ जाऊँगा। खबरदार ये भागने ना पाए। वो बोला, अभी ना जाओ, ये तो सोचो, मैं इसे कहीं जाने से कैसे रोक सकूंगा? ये मुझे गोली मार देगी। सोनिया ने पूछा, क्या तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई? उस मुंह छुपाने वाले बुजदिल से कहो, वो मुझे कहीं जाने से रोक नहीं सकेगा। बेहतर है मेरे सामने आ जाए, वरना मैं किसी न किसी दिन उसकी शारक तक पहुंचने वाली हूँ। क्या वो मेरी बातें सुन रहा है? सैंडी ग्रे ने कहा, सुन रहा हूँ और तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। ये रास्ता बॉल्टीमोर की तरफ जाता है। क्या आप वहाँ मिलोगी? क्या तुम वहां मेरे रूबरू आओगे या अपने कुत्तों को भौंकने के लिए भेजोगे? जवाब दो, अभी आऊंगी। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे रूबरू आऊंगा और बिल्कुल तन्हा आऊंगा। बोलो, बाल्टीमोर में कहाँ मिलोगी? सोनिया ने कहकर लगाया, फिर कहा, तुम मर जाना पसंद करोगे लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आओगे। ये बातें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए कर रहे हो। तुम्हारे आदमी यहाँ पहुंचने वाले हैं, लिहाजा मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो पिस्तौल से जॉन मैन का निशाना लेती हुई बोली, बाहर जाओ, मैं ये गाड़ी ले जा रही हूँ। सैंडी कहने लगा, मैरिया ना जाओ, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे रूबरू आकर तुमसे मिलूंगा। सोनिया ने दरवाज़ा खोलकर जॉन मैन को धक्का दिया। वो कार से बाहर गिर पड़ा। जल्दी से उठकर बोला, मैं अपने आप में नहीं हूँ। मेरे अंदर एसजी बोल रहा है, देखो मुझे गोली ना मारना। तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी तो तुम फिर पिंकी के पास जाओगे। उस मासूम बच्ची को अय्याशों के जहन्नुम में पहुंचा दोगे। तुम्हारे जैसे बेगैरत बाप को मर जाना चाहिए। आखिरी बार अपने बॉस एसजी को पुकारो। क्या उसकी टेलीपैथी तुम्हें बचा सकती है? उसने आवाज दी, बॉस फॉर गॉड सेक, मुझे किसी तरह बचा लो। टेलीपैथी दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। क्या इस हथियार से एक औरत को जेर नहीं कर सकोगे? बॉस, बॉस, सुनता क्यों नहीं है? अबे ओ टेलीपैथी जानने वाले कुत्ते, तू कैसा कुत्ता है? एक औरत को नहीं काट सकता? वह चीख कर उसे आवाजें भी दे रहा था और मायूस होकर गालियां भी बक रहा था। सोनिया ने उसे गोली मार दी। मैंने वीटू मार्क्स के दिमाग में जलजला पैदा किया था। वो तकलीफ में मुब्तला हो गया था। उसके सामने दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि वो मुझे अपने दिमाग में आने देता। अगर इनकार करता तो मैं एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे कर देता। वो टेलीपैथी के लम से महरूम नहीं होना चाहता था। उसने मजबूर होकर मुझे अपने अंदर आने दिया। मैंने जल्जले के जरिए उसके दिमाग को ज़रा कमज़ोर बना दिया ताकि उस पर तनवीर में अमल किया जा सके। वो तकलीफ के बायस फर्श पर गिर कर तड़प रहा था। कल्पना आकर उससे लिपट गई। उसकी हालत देख कर रोने लगी। उसने कल्पना को हकीकत नहीं बताई कि मैं उसे दिमागी तौर पर कमज़ोर बना रहा हूँ। उसने उसे समझाया कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए। उस पर एक तरह का दौरा पड़ा है। वो 2-4 घंटे तक सोते रहने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तनवीमी अमल के बाद 2-4 घंटे की नींद लाजमी होती है। वो समझ रहा था कि उसके साथ यही होने वाला है। वो फर्श से उठकर बेड पर आकर लेट गया, आंखें बंद कर ली। फरमान मेरी हदायत के मुताबिक उस पर तनवीमी अमल करने लगा। उसके 4 घंटे की नींद के दौरान में कल्पना वहाँ तनहा रहती, इसलिए मैंने उसे भी इतने अरसे के लिए उसके पास ही बेड पर सुला दिया। हमने वीटू मार्क से पहले 3 अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले जेवी फ्रीमैन, डब्ल्यू राइट और बॉबी बर्टन को एंटी टेलीपैथी दवा के जरिए नाकारा बनाकर हमेशा के लिए टेलीपैथी से महरूम कर दिया था। मैं इस बार वीटू मार्क्स को ढील दे रहा था। अमरीकी और भारतीय हुक्मरान मेरे खिलाफ महाजराई के लिए मार्क्स को हिंदुस्तान में लाए थे। मैं इसी मार्क्स को आइंदा उनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था।
वैसे भी कई इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस के अफसरान वीटू मार्क्स के खिलाफ हो गए थे। कल्पना उनके एक आर्मी अफसर जयराज की बेटी थी, वो खानदानी राजपूत थे, अपनी बेटी का हाथ किसी राजपूत के हाथ में ही दे सकते थे। फिर वीटू मार्क्स हिंदू भी नहीं था, ईसाई था। ये बात दोनों मुल्कों के अकाबरीन तक पहुंच रही थी। ये शिकायत अमेरिका तक पहुंचाई गई थी कि वीटू मार्क्स एक हिंदू शरीफजादी की इज्जत से खेल रहा है और दूसरे दिन उसे कोर्ट मैरिज करने वाला है। ये बहुत अहम मामला था। अकाबरीन के दरमियान बहस हो रही थी। वो अपने टेलीपैथी जानने वालों को नाराज नहीं करना चाहते थे और भारतीय आला ओहदेदार के खानदानी और मजहबी मामलात में मुदाखलत करना भी नहीं चाहते थे। अमरीकी फौज के काला अफसर ने भारतीय हुक्मरानों से कहा, मार्क्स और कल्पना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो और मजबूत होंगे। वीटू मार्क्स आप लोगों का दामाद बनकर आपके मुल्क की और ज़्यादा खिदमत करेगा। एक भारतीय अहदेदार ने कहा, हमारी हिंदू कौम अपने मजहबी मामलात में बहुत जज्बाती है। राजपूत अपने खानदान और बरादरी से बाहर अपनी लड़कियां नहीं देते। दूसरी बरादरी वाले जबरन उनकी लड़की लेना चाहें तो वसी पैमाने पर खानदानी झगड़े शुरू हो जाते हैं, खून की नदियां बहने लगती हैं। अगर मार्क्स जबरन कल्पना को यहाँ से ले जाना चाहेगा तो तमाम राजपूत हम हुक्मरानों के खिलाफ हो जाएंगे। उनकी बगावत हमें नुकसान पहुंचाएगी। बेहतर है कि मार्क्स को कल्पना से दूर रखा जाए। अमरीकी हाकिम ने कहा, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हम अपने टेलीपैथी जानने वालों के ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करते हैं और ये वीटू मार्क्स का ज़ाती मामला है। हमारे पास चंद ही टेलीपैथी जानने वाले रह गए हैं। हम उनमें से किसी की भी नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहेंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे शायद मार्क्स हमारी बात मानकर कल्पना से दूर हो जाए। अमरीकी अकाबरी ने वीटू मार्क्स के एक खुफिया फ़ोन नंबर पर रब्ता किया। इस फ़ोन से एक टेप मुंसलिक था, उसमें से आवाज़ आई, मैं 4 घंटे बाद रब्ता करूंगा, फिलहाल मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। वो नहीं जानते थे कि वीटू मार्क्स वो 4 घंटे कहाँ गुजारा। जब उन्होंने रब्ता किया था तब 4 घंटे पूरे होने वाले थे। वो तन्वीमी नींद में डूबा हुआ था। फरमान ने उसके ज़हन में ये नक्श किया था कि वो फरहाद अली तैमूर से होने वाली गुफ्तगू भूल जाएगा। उसे याद नहीं रहेगा कि उस पर तन्वीमी अमल किया गया है और वो कल्पना को पहले से ज़्यादा दीवानावार चाहेगा। उसकी खातिर अपने अमरीकी अकाबरीन की मुखालफतें मोल लेगा और भारतीय हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा। 4 घंटे बाद तन्वीमी नींद पूरी हो गई। उसने आंखें खोल दी। बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ा रहा। छत को तकता हुआ सोचने लगा, मैं बेवक्त क्यों सो गया था? शायद थक गया था। हाँ, मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। कल्पना मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। मैंने उसे तसल्लियाँ दी थी, मगर मेरी जान कहाँ है? उसने उठना चाहा तो पता चला उसकी जान उसके पहलू में सो रही है। वो करवट लेकर उस पर छा गया। उसने नींद में अपने जाने पहचाने बोझ को महसूस किया तो आंख खुल गई। अपने चेहरे पर उसका चेहरा देखकर बोली, ये क्या हरकत है? वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा ख्वाबीदा हुस्न बहकाता है, मैं बहक जाता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए उसे बाहों का हार पहना दिया। वो थोड़ी देर तक एक दूसरे की मोहब्बतों में डूबते रहे, उबरते रहे। फिर वो बोली, तुमने पापा को दिमागी तकलीफ पहुंचाई थी, वो नाराज होकर गए हैं। तुम सिर्फ पापा की नहीं, पूरी राजपूत बटालियन की मुखालफतें मोल ले रहे हो। वो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे दरमियान बड़ी मजबूत दीवारें खड़ी की जाएंगी। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया की मुखालफतें मोल लूंगा। अभी हम यह बंगला छोड़ देना चाहिए। वो यहाँ फिर आ सकते हैं। हम किसी दूसरी खुफिया रिहाइशगाह में रहेंगे। वो दोनों कुछ ज़रूरी सामान एक बैग में रखकर उस बंगले से बाहर आए, फिर एक कार में बैठकर वहाँ से जाने लगे। कल्पना ने कहा, मेरी एक बहुत ही राजदार सहेली है, वो एक छोटे से बंगले में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती है। क्या उसके साथ रहना मुनासिब होगा? वो बोला, हम कहीं भी तन्हा रहेंगे तो इंटेलिजेंस वाले आसानी से हम तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारी सहेली मुनासिब रहेगी। मैं उस पर और उसके माँ बाप पर तनवीमी अमल करूंगा। वो हम दोनों को बेटी और दामाद समझते रहेंगे। कल्पना उसे अपनी सहेली संगीता के घर ले आई। वहां पहुंचकर मार्क्स ने पहली फुर्सत में संगीता और उसके माँ बाप पर तनवीमी अमल किया। फिर कल्पना से कहा, कोई मुझे चेहरे से नहीं पहचानता है, लेकिन तुम पहचानी जाओगी, लिहाजा मैं मेकअप के जरिए तुम्हारा चेहरा तब्दील करूंगा। जब तक हालात साजगार नहीं होंगे तुम तब्दील शुदा चेहरे के साथ रहोगी। वो इंडियन इंटेलिजेंस वालों को धोखा देने और उनसे महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहा था। रात के 10 बजे अमरीकी फ़ौज के आला अफसर ने उसके ख़ास फ़ोन नंबर पर रब्ता किया। फिर कहा, हेलो मार्क्स, मैंने 4 घंटे पहले रब्ता करना चाहा। तुम्हारे फ़ोन से इतला मिली कि तुम कहीं मसरूफ़ हो। वो बोला, हाँ, मैं अपने ज़ाती मामलात में मसरूफ़ था। तुम्हारे ज़ाती मामलात हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। भारतीय काबरीन तुम्हारे खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। उनकी शिकायतें भेजाएं। कल्पना बालिग है। वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने का हक रखती है और अपना मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता कर चुकी है। कल सुबह हम कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। प्लीज़ इतनी जल्दी ना करो। तुम कल ना सही परसों शादी कर सकते हो। पहले हम सबको मुस्बत नतीजे तक पहुंचने दो। आप कहते हैं तो मैं एक दिन की ताख़ीर बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन कल शाम तक मेरे हक़ में फ़ैसला हो जाना चाहिए। यूँ ज़िद ना करो कि तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो जाना चाहिए। अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करो। बाज़ हालात में मुल्क और कौम की खातिर
बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं मुल्क और कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। मेरी वफादारी का सबूत ये कम नहीं है कि मैं फरहाद अली तैमूर जैसे टेलीपैथी के पहाड़ से टकराने आया हूँ। यहाँ मेरी जान भी जा सकती है। मैं यहाँ जान की बाजी लगा रहा हूँ और आप क्या चाहते हैं? बेशक तुम मुहिब वतन हो, हमारे वफादार हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि फैसला तुम्हारे हक में हो। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरियों के बायस ऐसा ना हो सका तो तुम समझौता करोगे। कल्पना एक लड़की है, उससे दस्तबरदार होकर दुनिया की हसीन तरीन लड़कियों से दिल भी बहला सकते हो और किसी से शादी भी कर सकते हो। सॉरी सर, सारी दुनिया को छोड़ दूंगा लेकिन कल्पना को नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ आप कल्पना के खिलाफ ना बोलें। ठीक है, 1 घंटे बाद ख्याल खानी के ज़रिए हमारे पास आओ। हम यहाँ तुम्हारे मामलात पर बहस कर रहे हैं। वीटू मार्क्स ने फ़ोन का राब्ता मुनक़ता किया। फिर ख्याल खानी के ज़रिए आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ जयराज के अंदर आया। वो कल्पना का बाप था। आर्मी के तमाम आला अफसरान से कह रहा था, मुझ जैसे आला अफसर की बेटी को अगवा किया गया है और इस अगवा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या आप लोग हमारी सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर नहीं करेंगे? एक आला अफसर ने कहा, हम पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान अमरीकी हुक्मरानों से राब्ते में हैं। मुज़ाकरात जारी हैं। जल्दी इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। वीटू मार्क्स कभी भारतीय हुक्मरानों और कभी अमरीकी हुक्मरानों के अंदर जाकर उनकी बातें सुनने लगा। भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि जब तक कोई आखिरी फैसला ना हो तब तक वीटू मार्क्स को चाहिए कि वो कल्पना को उसके घर पहुंचा दे। ये अगवा की वारदात तमाम राजपूत बटालियन को तैश दिला रही है। फौज के अंदर बगावत के आसार पैदा हो रहे हैं। मैं वीटू मार्क्स के अंदर था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सोच रहा था कि कल्पना को उसके घर वापस नहीं भेजेगा, बल्कि उसे अपने पास छुपा कर रखेगा। उसने अपने खास नंबर को बंद कर दिया ताकि अमरीकी काबरीन उससे रब्ता न कर सकें। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं कल सुबह तक किसी से कोई बात नहीं करूँगा। वो अपने दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से कहेंगे कि मेरे अंदर आकर बात करें। मैं किसी को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। वो अपने अंदर पैदा होने वाली इस सोच से कायल हो गया, क्योंकि वो भी यही चाहता था। वो कल्पना से किसी हाल में जुदा होने का तसव्वुर नहीं कर सकता था और उससे जुदा करने वाले दुश्मनों को समझने लगा था, ख्वाह वो अपने ही अकाबरीन क्यों ना हो। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए अकाबरीन के दिमागों में जाकर मालूम कर रहा था। वो उससे मखसूस नंबर पर रब्ता नहीं कर पा रहे थे, रब्ता ना होने पर झुंझला रहे थे। उन्होंने अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों से कहा कि वो मार्क्स से रब्ता करें। उन्होंने उसके दिमाग में आने की कोशिश की, वो सांसें रोकता रहा। वो दोनों नाकाम होकर चले गए। भारतीय काबरीन से कहा गया, वीटू मार्क्स कहीं गुम हो गया है या रुपोश हो गया है, उसे वहाँ तलाश किया जाए। भारतीय सरकार से ना कहा जाता तब भी वो उसे तलाश करते। वो हर हाल में पूजा की वापसी चाहते थे। तमाम सिविल और मिलिट्री के जासूस पूरे दिल्ली शहर में फैलकर उन्हें घर घर तलाश कर रहे थे। 2-4 जासूसों ने कल्पना की सहेली संगीता के बंगले की तरफ आना चाहा। मार्क्स ने ख्याल खानी के जरिए उन्हें भटका दिया। जयराज और दूसरे इंटेलिजेंस के अफसरान ने हैरानी से कहा, वो टेलीपैथी जानने वाला अमरीकी है। मेकअप के जरिए छुपने के बावजूद पहचाना जाएगा। वो हिंदी साफ तौर से बोल नहीं पाता। अपनी जुबान से पकड़ा जा सकता है, फिर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? दूसरे आला अफसर ने कहा, वो टेलीपैथी के जरिए जासूसों को भटका रहा है, उन्हें अपने रूबरू पहुंचने का मौका नहीं दे रहा है। उसे तो कोई टेलीपैथी जानने वाला ही पकड़ सकता है। एक और आला अफसर ने कहा, दूसरे अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले नाकाम हो चुके हैं, वो उन्हें अपने अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहा। डायरेक्टर जनरल ने कहा, वो एक टेलीपैथी जानने वाला 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। टीवी चैनल्स और अखबारात के जरिए ऐलान कराओ कि जो भी शख्स किसी ऐसे अंग्रेज़ की निशानदही करेगा जो हिंदू फैमिली के साथ रहता हो और वो अच्छी तरह हिंदी ज़ुबान बोल नहीं पाता हो, तो ऐसे इतला देने वाले शख्स को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। डीजी के हुक्म की तामील होने लगी। तमाम जासूसों को हुक्म दिया गया कि वो अपने साथ एंटी मेकअप कैमरा रखें, ताकि कल्पना और मार्क्स अगर मेकअप में छुपे हों तो उस कैमरे से उनके असली चेहरे सामने आ जाएं। वीटू मार्क्स ने इंटेलिजेंस के अफसरान के अंदर आकर वार्निंग दी कि उसे और कल्पना को तलाश ना किया जाए। अखबारात और टीवी चैनल से इश्तिहारबाजी बंद की जाए, वरना वो अफसरान एक एक करके मारे जाएंगे। कल्पना ने कहा, मार्क्स, तुम्हें फ़ौरन इस मुल्क से चले जाना चाहिए। तुम अपनी ज़ुबान की वजह से पकड़े जाओगे। वो बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम मेरे साथ चलोगी या फिर हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। वो एक आला अफसर के अंदर आ गया। वो कई आला अफसरान के दरमियान बैठा हुआ मार्क्स के खिलाफ बोल रहा था। फिर अचानक ही उसका लहजा बदल गया। उसने कहा, मैं अब तुम्हारा साथी नहीं हूँ, वीटू मार्क्स हूँ। सबने उसे चौंक कर देखा। वो अपना रिवॉल्वर निकाल कर बोला, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मुझे तलाश करते रहोगे, मेरी कल्पना के लिए मुसीबत बनते रहोगे। लिहाजा मैं अभी ये मुसीबतें ख़त्म कर रहा हूँ। उसने एक अफसर को गोली मारी, फिर दूसरे को निशाना बनाया। वो सब चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। जब उसने तीसरे को गोली मारी तो एक अफसर ने उसे गोली मार दी। उसके मरते ही बाकी तमाम अफसरान को इत्मीनान हुआ। ये इत्मीनान दूसरे ही लम्हे में ख़त्म हो गया।
एक और अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, मैं वीटू मार्क्स हूँ। तुमने अपने साथी अफसर को गोली मारी है। तुम्हारी कोई गोली मेरी तरफ नहीं आ सकेगी। एक अफसर ने गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज गोली ना चलाना, पहले हमारी बात सुन लो। हम अभी तुम्हें तलाश करने वाली मुहिम को बंद कर रहे हैं। तुम और जो कहोगे हम वही करेंगे। तुम देख सकते हो हम अभी अहकामात जारी कर रहे हैं। वह मुख्तलिफ मीडियाज को फ़ोन करके हुक्म देने लगा कि वीटू मार्क्स और कल्पना के खिलाफ चलने वाली मुहिम को फ़ौरन बंद किया जाए। मार्क्स उन मीडिया वालों के दिमागों में पहुंचकर देख रहा था। वह अहकामात की तामील कर रहे थे। मार्क्स को इत्मीनान हासिल हुआ। उसने इत्मीनान से एक दिन गुजारने के बाद अपने अकाबरीन से रब्ता किया। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ रूपोश रहते हो, हमसे रब्ता नहीं करते, हमसे नाराज़ हो गए हो, जबकि हम भारतीय हुक्मरानों से तुम्हारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें मौत का मंजर दिखाया है, तब से वो सहम कर खामोश बैठे हैं। तुमने उनके आला अफसरान को हलाक करके बहुत बड़ी गलती की है। तुमने ये नहीं सोचा हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बल्कि होने वाले हैं। हम उन्हें राज़ी कर रहे हैं, उन्हें खुश करने के लिए वादा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जो मुराद दे रहे थे उनमें कमी कर देंगे। हम पाकिस्तान को कमतर बनाकर ही हिंदुस्तान को खुश कर सकते हैं। आप अपनी सियासी चालें चलते रहें, लेकिन मैं अपनी कल्पना के खिलाफ कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। आर्मी की राजपूत बटालियन ने कल्पना को अपनी अना और गैरत का मसला बना लिया। भारत सरकार बहुत मजबूर हो गई। वो किसी तौर पर राज़ी नहीं होगी कि कल्पना तुम्हारे पास रहे। फॉर गॉड सेक उसे उसके घर वापस भेज दो। ये कभी नहीं होगा। और जब तक आप कल्पना के मामले में मेरी भरपूर हमायत नहीं करेंगे, मैं आप लोगों से राब्ता नहीं करूंगा। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसने तय कर लिया कि कल्पना को अपना बनाए रखने के लिए वो भारतीय हुकूमत से लड़ता रहेगा। और उसे यह देखकर इत्मीनान हो रहा था कि किसी भी टीवी चैनल से उसके और कल्पना के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही थी। वो आर्मी अफसरान और भारतीय काबरीन के दिमागों में जाकर उनके ख्यालात पढ़ रहा था। वो सब उसके मामले में खामोश थे, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे। उनकी सीक्रेट सर्विस के एक खुफिया अदारे ने उन सबको हदायत की थी कि वो मार्क्स और कल्पना के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। मार्क्स ने मालूम करने की कोशिश की कि वो सीक्रेट सर्विस का नामालूम इदारा कहाँ है, किसने भारतीय हुक्मरानों और आर्मी के अफसरों को खामोश बैठने की हदायत की है, और वो सब फर्मा बरदार बच्चों की तरह खामोश हो गए हैं। ये कोई हाकिम और कोई आर्मी अफसर नहीं जानता था। मैंने मार्क्स की सोच में कहा, यह इमरजेंसी में कोई नामालूम इदारा कायम हुआ है। उस इदारे में योगा जानने वाले जासूस होंगे। मुझे ये समझना चाहिए कि ये मेरी लाइल्मी और बेखबरी में मुझ तक पहुंचने के लिए कोई सुरंग खोद रहे हैं। वो इस सोच पर गौर करने लगा। वह तमाम अकाबरीन और तमाम आर्मी अफसरान अचानक खामोश हो गए थे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता था कि वो खौफजदा होकर हार मान चुके हैं। वो दरे पर्दा कुछ कर रहे होंगे। उससे मुतमईन होकर कल्पना के प्यार और मोहब्बत में डूबकर दुश्मनों से बेखबर नहीं रहना चाहिए। दानिशमंदी का तकाजा है कि अमन मान के अरसे में भी दुश्मनों से गाफिल ना रहा जाए। उसने कल्पना से कहा, मेरे और तुम्हारे मुल्क के काबरीन की खामोशी पुरस्कार है। मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम ख्याल ख्वानी के जरिए दुश्मनों के ख्यालात नहीं पढ़ रहे हो? वो सब खामोश हैं। यूं लगता है जैसे वो एक बड़ी कामयाबी का इंतजार कर रहे हो। तुमने मेकअप के जरिए मेरा चेहरा बदल दिया है। मेरे पापा भी मुझे नहीं पहचान सकेंगे। लेकिन तुम सही तौर से हमारी हिंदी जुबान नहीं बोल पाते हो। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मुझे 2-4 दिनों तक तुमसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ गिरफ्त में आऊँगा तो एंटी मेकअप लेंस के जरिए तुम्हारा असली चेहरा भी देख लिया जाएगा। तुम तनहा रहोगी तो कोई तुम पर शुबा नहीं करेगा। मार्क्स, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। जहाँ जाना चाहते हो मुझे भी साथ ले चलो। नहीं कल्पना, सिर्फ 2-4 दिनों की जुदाई होगी। मैं तुम्हारे दिमाग में सुबह शाम मौजूद रहूंगा। तुम्हें तन्हाई का एहसास नहीं होगा। मैं दूर रहकर भी तुम्हारे करीब तुम्हारे अंदर रहूंगा। वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुम दिमागी तौर पर मेरे अंदर रहोगे, जिस्मानी तौर पर नहीं रहोगे। मैं तुम्हें किस तरह छू सकूंगी? हम किस तरह एक दूसरे की आगोश में रहेंगे? आज रात ना जाओ, मुझे अपने बाजू में छुपाए रखो, कल किसी वक्त चले जाना। वो उसकी खुशी में खुश रहता था। उसने सिर्फ एक रात रुकने की फरमाइश की थी, इसलिए वो रुक गया। दूसरी जानिब यह तहकीकात हो रही थी कि कल्पना के कितने दोस्त और कितनी सहेलियां हैं। उसकी डायरी से पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक संगीता नाम की सहेली है। उन्होंने बड़ी खामोशी से संगीता के बारे में मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि 2 रोज़ पहले तक वो अपने बंगले में माँ बाप के साथ रहती थी। पिछले 2 दिनों से उनके घर में एक मर्द और एक लड़की का इजाफा हो गया है। सीक्रेट सर्विस वालों ने उस मर्द और लड़की को दूर ही दूर से देखना चाहा, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। पता चला कि वो दोनों घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वो दिन रात उस घर की 4 दीवारी के अंदर रहते थे। इस बात ने शुबे को ताकत पहुंचाई। वीटू मार्क्स अपनी कल्पना की बात मानकर एक रात के लिए वहां रुक गया था। बस वही रात उस पर भारी पड़ गई। सीक्रेट सर्विस के मुसल्ला अफराद ने इस बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। फिर 6 मुसल्ला अफराद ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी। रात का 1 बजा था। मार्कस एक बेडरूम में कल्पना के साथ था। उसे पता चला कि आधी रात के बाद दरवाजे पर दस्तक हो रही है। वो संगीता के बाप के अंदर पहुंच गया। उसके बाप ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा, कौन है?
बाहर से आवाज़ सुनाई दी, कोरियर सर्विस है, मिस संगीता के नाम खत है। मार्कस ने उसकी आवाज़ सुनते उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन उसने सांस रोककर उसकी सोच की लहरों को भगा दिया। मार्कस खटक गया। किसी कोरियर सर्विस का मुलाजिम योगा का माहिर नहीं हो सकता था। मार्कस ने संगीता के बाप की जुबान से कहा, हम आधी रात के बाद दरवाज़ा नहीं खोलते, कल दिन के वक्त आओ। सांस रोकने वाला समझ गया था कि मार्कस उसके दिमाग में आना चाहता था। उसने अपने मुसल्ला साथियों को इशारे से समझाया कि मार्कस इस घर के अंदर मौजूद है, वो दरवाज़ा खोलने नहीं देगा। उसने रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे के लॉक पर 2 फायर किए, फिर इसके हैंडल को पकड़कर घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। वो सब दनदनाते हुए अंदर आ गए। संगीता और उसकी माँ ड्राइंग रूम में फायरिंग की आवाज़ सुनकर आईं। एक ने एंटी मेकअप लेंस आंखों से लगाकर देखा। संगीता के चेहरे पर मेकअप नजर नहीं आया। उन्होंने उसे और उसके माँ बाप से पूछा, कल्पना कहाँ है? संगीता ने कहा, कल्पना यहाँ नहीं है, यहाँ मेरी एक बहन अपने पति के साथ रहती है। अपनी बहन और जीजा जी को यहाँ बुलाओ। संगीता उसे बुलाने गई, फिर कल्पना के साथ वापस आई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे एंटी मेकअप लेंस के जरिए देखा जाएगा। जब देखा गया तो ऊपर से किए हुए मेकअप के पीछे असली चेहरा नजर आ गया। उस अफसर ने कहा, कल्पना अब तुम नहीं छुप सकोगी। वीटू मार्क्स कहाँ है? वो बोली, मैं कल्पना नहीं हूँ, मेरा नाम रीना मल्होत्रा है। मैं यहाँ अपने पति विजय मल्होत्रा के साथ रहती हूँ। चलो, विजय मल्होत्रा ही सही, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? मिस संगीता, जाओ अपने जीजा जी को भी बुला कर लाओ। वीटू मार्क्स मजबूर हो गया था। वहाँ आने वालों में से किसी के दिमाग में नहीं पहुँच सकता था। वो बोलने वाले योगा के माहिर थे। वो फौरन ही रिवॉल्वर लेकर दूसरे दरवाजे से निकलकर बालकनी में आया। फिर वहां से छलांग लगाकर लॉन की घास पर आकर वहां से उड़ते उस पर सर्च लाइट्स की रोशनियां पड़ने लगी। मेगाफोन के जरिए कहा गया, मार्क्स, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, तुम शायद यकीन ना करो, हम यकीन दिलाते हैं। फायर! उसका हुक्म सुनते ही चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। गोलियां उसके कदमों के पास आकर घास और मिट्टी उड़ाने लगी। अब फरार का रास्ता नहीं था। उसने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया। मेगाफोन के जरिए बोलने वाले के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की और नाकाम रहा। वो भी योगा का माहिर था। कई मुसल्ला जवान दौड़ते हुए आए। एक ने उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। उसे कोठी के अंदर ड्राइंग रूम में लेकर आए। एक अफसर ने कहा, आओ मार्क्स, हमने तुम्हारी टेलीपैथी को नाकाम बना दिया है। हमारे एक साथी कल्पना को वॉशरूम में ले गया है, उसके चेहरे से भी मेकअप धुल रहा है। मार्क्स ने कहा, इस बात पर गुरूर ना करो कि योगा में महारत रखते हो। मैं तुम्हारी कैद में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। जब भी रिहाई पाकर निकलूंगा तुम लोगों के लिए मौत बन जाऊंगा। मौत तो तुम बन गए थे, हमारे कितने ही अहम अफराद को मार डाला। हमारे इख्तियार में होता तो हम अभी तुम्हें गोलियों से छलनी कर देते, लेकिन तुम्हारी मौत का फैसला हमारे अकाबरीन सुनाएंगे। कल्पना को वहां लाया गया। अब उसका असली चेहरा दिखाई दे रहा था। वो मार्क्स को देखते उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे पकड़कर धक्का देकर एक तरफ फर्श पर गिरा दिया गया। मार्क्स तैश में आकर उठना चाहता था। उसके मुंह पर घुंसा पड़ा। वो सोफे पर गिर पड़ा। दोनों हाथ पीछे हथकड़ियों में बंधे हुए थे। वो गुस्से से गरजने लगा। पहली बार बेबस हो गया था। टेलीपैथी जाने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैं ये तमाशा देख रहा था। आला बीबी और फरमान भी मौजूद थे। मैंने उनसे कहा, अभी मुदाखलत ना करो, जो हो रहा है उसे देखते रहो। फिल वक्त हमारी टेलीपैथी भी काम नहीं आएगी। हम कल्पना, संगीता और उसके माँ बाप के दिमागों में रहकर उन्हें आलाकार नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो सब निहत्थे थे। घर में कोई हथियार नहीं था। वो सब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे। हम उनके जरिए उन मुसल्ला अफराद पर हमला करके उनसे हथियार नहीं छीन सकते थे। यूं भी उसे रिहाई दिलाने की जल्दी नहीं थी। ये देखना था कि मार्क्स के साथ क्या सलूक किया जाता है। मार्क्स को 2 आदमियों ने जकड़ लिया था। तीसरा एक सिरिंज में दवा भर के लाया। एक अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर मार्क्स से पूछा, इस रिवॉल्वर से जख्मी होना चाहोगे या ये इंजेक्शन लगवाओगे? हम तुम्हें साबिक कमजोरी में मुब्तला रखना चाहते हैं, ताकि तुम ख्याल खुआनी के काबिल ना रहो। मार्क्स ने परेशान होकर रिवॉल्वर को देखा। गोली उसके हाथ या पाँव में लगती तो वो अपाहिज बन जाता। फिर पता नहीं वो कब तक जख्म की तकलीफ बर्दाश्त करता रहता। कल्पना ने रोते हुए कहा, प्लीज इसे गोली ना मारो, इसे छोड़ दो, मुझे मार डालो। मार्क्स ने बेबसी से कल्पना को देखा, फिर चुपचाप इंजेक्शन लगवा लिया। वो रोती हुई उसे देख रही थी। मार्क्स रफ्ता रफ्ता कमजोरी महसूस कर रहा था। एक अफसर ने कहा, अब तुम जहनी तौर पर कमजोर हो चुके हो। हम तुम्हारी ख्याल खुआनी की परवाज देखना चाहते हैं। मेरे दिमाग के दरवाजे खुले हैं, आओ, चलिए आओ। ऐसा भी कमजोरी ने जहनी तौर पर उसे कमजोर बना दिया था। वो ख्याल खुआनी की परवाज नहीं कर सकता था। निढाल सा सोफे पर पड़ा हुआ था। उस अफसर ने कहा, हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाले हैं, ये हमारे मुल्क के अकाबरीन भी नहीं जान सकेंगे। हम अपने भारतीय हुक्मरानों से छुपकर वो करने वाले हैं जिसके बारे में कोई कभी सोच नहीं सकता। मैं सोच में पड़ गया कि वो लोग उसके साथ कैसा सलूक कर सकते हैं। आला बीबी ने कहा, मार्क्स ने इनकी आर्मी के कई अहम अफसरान को हलाक किया है। ये लोग उसे जहनी मरीज बनाकर अमेरिका के हवाले करेंगे। फरमान ने कहा, ये तुम सोच रही हो और वो दावे कर रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उस अफसर ने संगीता और उसके माँ बाप से कहा, तुम सब समझ रहे हो कि हम इंडियन आर्मी के लोग हैं या भारतीय हुकूमत से हमारा ताल्लुक है? वो कहका लगाते हुए बोला, हमारे गैंग को एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत थी। हमने उससे ज़बरदस्त प्लानिंग पर अमल करते हुए वीटू मार्क्स को शिकंजे में लिया है।
हम इसे अपना मामूल बनाकर अपने गैंग को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। ये एक नया इंकशाफ हो रहा था। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि वो इंडियन सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। वीटू मार्क्स को काबू में करने के लिए योगा की महारत रखते हुए बड़ी राजदारी से आए हैं। लेकिन यहाँ गेम कुछ और ही था। वो लोग किसी एशियाई खुफिया तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे। वीटू मार्क्स को अमेरिका और भारत से छीन कर ले जा रहे थे। उन्होंने संगीता और उसके माँ बाप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कल्पना और वीटू मार्क्स को कैदी बनाकर वहां से ले गई। दी टेरर सप्लायर्स तंजीम के 3 सरबराह थे। वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले थे। यह भी मालूम नहीं हुआ था कि वो तीनों अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों में से थे या कहीं से नए वारिद हुए थे। माजी में एक तवील अरसे से ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले पैदा होते रहे थे। उनमें से कई मेरे हाथों मारे गए थे और कई रूपोश हो गए। रूपोशी के बाद फिर उनकी खबर नहीं मिली, इसीलिए वो मेरी दास्तान से निकल गए। उन रूपोश रहने वालों ने कभी किसी मौके पर अपने वजूद का सबूत नहीं दिया, लिहाजा फ़र्ज़ कर लिया गया कि वो मर चुके हैं। दर हकीकत उनमें से कुछ ऐसे ज़हीन थे जो खामोशी से इस तरह ख्याल-ख्वानी करते रहे कि कभी ज़ाहिर ना हो सके। वो हमें और हमारे दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों की मार कारवाई देख-देख कर तजुर्बात हासिल करते रहे। हमारे एक-एक तरीक़ेकार को समझते रहे और अपनी हिफाजती तदाबीर पर अमल करते रहे। एक तवील अरसे के बाद 3 टेलीपैथी जानने वाले हमारे सामने आए थे। वो तीनों दी टेरर सप्लायर्स तंजीम के सरबराह थे। अमेरिका के शुमाल से जनूब तक इस तंजीम का सरबराह सैंडी ग्रे था, जिसे सोनिया और अदनान यानी दादी और पोता अपने पीछे दौड़ा रहे थे। आइंदा पता नहीं उनका क्या हशर करने वाले थे। यूरोप में उस तंजीम का सरबराह जैक केलर था और एशिया में महाधाबी इस तंजीम का सरगना था। अमेरिका में सैंडी ग्रे से निमटने के बाद उन दोनों की बारी आने वाली थी। पहले ही जिक्र किया था कि सैंडी ग्रे को अदनान की तरफ से फिक्र लायक हुई थी। उस बच्चे की वजह से उसका करोड़ों डॉलर्स का असलहा तबाह हो गया था। बेंजामिन ने अदनान को तलाश करने के लिए अखबारात में इश्तिहार दिया था। सैंडी ने बेंजामिन के ख्यालात पढ़कर जूली के बारे में मालूम किया कि वो बेंजामिन की साली है और किसी रोमियो नामी जवान के साथ अदनान को तलाश कर रही है। उसने जूली के ख्यालात पढ़े और रोमियो को ट्रैप करने के लिए उनकी चाय में साबी कमजोरी की दवा मिलाई। पोरस जहरीला था, उस पर ऐसी दवाएं असर नहीं करती थीं। सैंडी को इसी हद तक मालूम हो गया कि रोमियो दरअसल फरहाद अली तैमूर का बेटा पोरस है और अदनान पोरस का बेटा है। वो चाय पीकर जूलिया साबी कमजोरी में मुब्तला हो गई थी। पोरस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, फिर फ़ोन के जरिए उसकी सिस्टर को और बेंजामिन को इतला दी कि वह अस्पताल आकर जूली को संभालें। इतला मिलते ही बेंजामिन दौड़ा चलाया। वो किसी भी तरह अदनान को हासिल करना चाहता था। वो बच्चा उसके लिए खुशकिस्मती ला रहा था। वो उससे महरूम नहीं रहना चाहता था। जूली बहुत कमज़ोर हो गई थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसने पोरस से पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? वो बोला, मैं बहुत मजबूर हूँ, यहाँ एक जगह रह नहीं सकता। पता नहीं अपनी बेटी की तलाश में कहाँ कहाँ भटकना होगा। बेटे का मामला है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मुझसे फ़ोन पर रब्ता रखोगे। अदनान के लिए दुआएं करती रहूंगी, वो मिल जाएगा तो मेरे पास आओगे? हाँ, मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। बेंजामिन ने वहाँ आकर उन दोनों को गुस्से से देखा, फिर कहा, तुम दोनों की वजह से मेरा बेटा गुम हुआ है, बताओ वो कहाँ है? जूली ने कहा, मैं बीमार हूँ, पहले मेरा हाल पूछना चाहिए। तुम खुदगर्ज हो, अपनी खुशकिस्मती के लिए उसके पीछे भाग रहे हो। यहाँ भी इसी उम्मीद पर आए हो कि वो बच्चा हमारे पास होगा। हाँ, वो तुम्हारे पास है। इस रोमियो ने उसे छुपा कर रखा है। मैं इसे अपना बेटा लेकर आऊँगा। पोरस ने कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है, हम उसकी तलाश में दिन रात परेशान रहते हैं और तुम मुझे इल्ज़ाम देने आए हो। जूली ने कहा, तुम रोमियो को गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी साली हूँ, मुझ पर भरोसा करो। अदनान अब तक लापता है। ये अदनान कौन है? मुझसे सिर्फ मेरे बेटे की बात करो। रोमियो ने अपने बेटे का नाम अदनान रखा है, तुम अपने तौर पर उसे फाइबर कहते रहो। ये कौन होता है मेरे बेटे का नाम तब्दील करने वाला? पोरस ने कहा, मैंने तुम्हारे नहीं अपने बेटे का नाम रखा है। वह तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूँ। अभी पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। वो गुस्से से तुनतनाता हुआ उस कमरे से बाहर आया, फिर मोबाइल के जरिए उस थाने के इंस्पेक्टर से बातें करने लगा जहाँ पिछले दिनों रोमियो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुका था। सैंडी का दस्ते रास्त जूली और पोरस की निगरानी दूर ही दूर से किया करता था। जब पुलिस वाले अस्पताल में आए तो उसने फ़ोन पर सैंडी से कहा, यहाँ अस्पताल में पुलिस आई है। अगर पोरस ने बच्चे को कहीं छुपा रखा है तो अब उसे बच्चे को पुलिस के हवाले करना होगा। सैंडी बेंजामिन के अंदर आ गया। वो पोरस की तरफ इशारा करके पुलिस अफसर से कह रहा था, इसी का नाम रोमियो है। इसी ने मेरे बेटे को अगवा किया है और उसे कहीं छुपा कर रखा है। अफसर ने पूछा, मिस्टर रोमियो, हमारे साथ चलो और बच्चे को जहाँ छुपाया है वो जगह बताओ। वो बोला, एक बददिमाग आदमी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है और आप इसे सच मान रहे हैं। मैंने इसके बेटे को अगवा नहीं किया, मैं तो खुद अपने गुमशुदा बेटे को तलाश करूँ। वो गुस्से से बोला, तुम जिसे तलाश कर रहे हो वो मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं है। पोरस ने अफसर से कहा, आप इसकी हमाकत को समझें। मैं अपने बेटे को तलाश कर रहा हूँ और ये उसे मेरा नहीं अपना बेटा कह रहा है। अफसर ने बेंजामिन से कहा, ये अपने बेटे को तलाश कर रहा है, तुम्हारे बेटे को क्यों तलाश करेगा? अगर तुम्हारे बेटे को तलाश कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि
उस बेटे को इसने कहीं छुपा कर नहीं रखा है? बेंजामिन ने कहा, यह बहुत मक्कार है, इसने उसे छुपा कर रखा है। उसे तलाश नहीं कर रहा है, यह झूठ बोल रहा है। आप इसे गिरफ्तार करके ले जाएं, इसकी पिटाई करें, इस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करें, यह सच उगल देगा। ठीक है मिस्टर रोमियो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया कि पोरस को हथकड़ी पहनाई जाए। पोरस ने कहा, आज तक मुझे किसी ने हथकड़ी नहीं पहनाई। कोई जुर्म साबित किए बगैर तुम मुझे हथकड़ी नहीं पहना सकोगे। पोरस का टेलीपैथी जानने वाला मातियत अब्दुल्ला वहां मौजूद था। वो अफसर अब्दुल्ला की मर्जी के मुताबिक बोला, ठीक है, इसे हथकड़ी ना पहनाओ, पहले यह साबित होना चाहिए कि इसने उस बच्चे को अगवा किया है। सैंडी ग्रे ख्याल ख्वानी के जरिए वहां मौजूद था। उसने अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया। अफसर ने कहा, यह मामला पेचीदा है, इसे हथकड़ी पहनाओ। अब्दुल्ला ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो बोला, खबरदार, इसे हथकड़ी ना पहनाओ। सैंडी ग्रे ने उसे मजबूर किया। वो सिपाही से बोला, यू ब्लडी फूल, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, हथकड़ी पहनाओ। अब्दुल्ला इस बार सिपाही के दिमाग पर हावी हो गया। सिपाही ने उस अफसर के मुंह पर एक घूंसा जड़ते हुए कहा, पागल के बच्चे, कभी कहता है हथकड़ी पहनाओ, कभी मना करता है। तुझे अफसर किसने बनाया? अफसर ने गुस्से से कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें नौकरी से डिस्चार्ज करा दूंगा। सैंडी ग्रे समझ गया कि पोरस का टेलीपैथी जानने वाला वहां उसकी ख्याल ख्वानी का तोड़ कर रहा है। वो अपने दस्ते रास्ते से बोला, फौरन अपने आदमियों के साथ अस्पताल पहुंचकर पोरस को ट्रैप करो, उसने अदनान को कहीं छुपा रखा है। दस्ते रास्ते ने कहा, हम अस्पताल के सामने एक वैन में हैं, अभी अंदर जाकर पोरस को घेरने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारे दिमाग में रहूंगा, मगर ये अच्छी तरह समझ लो कि पोरस के साथ भी टेलीपैथी जानने वाले हैं, लिहाजा उसके सामने तुम सब गूंगे बने रहोगे। उधर सिपाही अपने अफसर से मुआफी मांग रहा था। अफसर कह रहा था, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, एक हुक्म देता हूँ, दूसरे ही लम्हे मैं उस हुक्म से इनकार करता हूँ। मिस्टर रोमियो को कभी मुजरिम समझता हूँ, कभी बेकसूर मानता हूँ। बेंजामिन ने कहा, ऑफिसर, ये जरूर कोई जादू जानता है, तुम इसके जादू से बचकर इसे गिरफ्तार करो। उसी वक्त अदनान की आवाज़ सुनाई दी, हाय डैड। उसने चौंक कर घूमते हुए देखा। अदनान अपनी माँ यानी मिसेस बेंजामिन के साथ खड़ा हुआ था। बेंजामिन उसे देखते ही बाजू में लेकर चूमने लगा। मिसेस बेंजामिन ने अफसर से कहा, मेरा हस्बैंड मिस्टर रोमियो पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, इसे मिस्टर रोमियो ने नहीं, दूसरे नामालूम लोगों ने अगवा किया था। बेंजामिन ने पोरस से माजरत की, मुझे अफसोस है मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, मेरा बेटा मुझे मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, चलो बेटे हम घर चलें। अदनान ने पोरस की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, हाय पापा। पोरस ने खुश होकर मुसाफिया किया, हाय अदनान। बेंजामिन ने अदनान से कहा, तुम इसे पापा क्यों कह रहे हो? वो बोला, जिस तरह आपको डैडी कह रहा हूँ, इसी तरह इनको पापा कह रहा हूँ। अगर ये मेरे बाप नहीं है तो आप खुद को मेरा बाप साबित करें। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। पोरस ने कहा, बर्थ सर्टिफिकेट $10 में जाली बन जाता है। मेरा बेटा इटली के शहर रूम के एक अस्पताल में पैदा हुआ था, मेरे पास वहाँ का सर्टिफिकेट है। पोरस ने कहा, मैं भी फैक्स के जरिए उसी शहर के उसी अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट आज ही मंगवा लूंगा। बेंजामिन की वाइफ ने कहा, प्लीज़ आप लोग बहस ना करें, हमारे लिए काफ़ी है कि बेटा मिल गया और ये आइंदा हमारे साथ रहेगा, क्यों, ठीक है ना फाइबर? वो बोला, प्लीज़ आप मुझे अदनान कहा करें, ये नाम मेरी दादी और दादा को पसंद है। पोरस मुस्कुराने लगा। बेंजामिन ने नागवारी से कहा, तुम्हारी दादी और दादा कहाँ से आ गए, वो तो मर चुके हैं। प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें, वो दोनों जिंदा हैं और किसी दिन मुझसे मिलने वाले हैं। बेंजामिन को उसकी वाइफ ने समझाया, आप बेटे से बहस ना करें, ये जो कहता है मान लें, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे और ये हमारे साथ रहा करेगा। अदनान ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन पापा से मुझे एक बात करनी है। क्यों पापा, हम वॉशरूम के अंदर चलें, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। पोरस ने कहा, यस माई सन, आओ हम वॉशरूम में चलें। उस वक्त अदनान के दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात गड़बड़ नहीं हो रहे थे, इसलिए सैंडी ग्रे को उसके अंदर जगह मिल गई। उसने अपने दस्ते रास्ते से कहा, अदनान अस्पताल में आया हुआ है, तुम पोरस को छोड़ो, उसके बेटे को अगवा करके हमारे किसी खुफिया अड्डे में ले आओ, मैं अभी उस बच्चे के ख्यालात पढ़ रहा हूँ। वो बाप बेटे वॉशरूम में आए। पोरस ने उसकी पेशानी को चूमकर पूछा, बेटे तुम कहाँ भटक रहे हो, हमें क्यों अपने पीछे दौड़ा रहे हो? उसने बाप की बातों का जवाब नहीं दिया। अपने लिबास के अंदर से 2 डिस्क निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। वो डिस्क को लेते हुए बोला, ये क्या है? वो मासूमियत से बोला, पापा मैं नहीं जानता, मेरे दिमाग में जो बात आती है मैं वही करने लगता हूँ। मेरे दिल में आया कि मैं एक स्या बैग को खोलकर वहां से 2 डिस्क निकालूं, मैंने यही किया, फिर ख्याल आया मैं ये चीज़ें अपने पापा को ले जाकर दे दूं। हर इंसान वही करता है जो उसका दिमाग कहता है। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से पैदा होती हैं जो तुम्हारी उम्र से और तुम्हारी जहानत से बढ़कर होती हैं? वो बदस्तूर मासूमियत से बोला, मैं नहीं जानता। तुम अब तक कहाँ भटक रहे थे? मैं नहीं जानता। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? दिमाग बोलेगा तो रहूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग बेंजामिन के साथ रहने को कह रहा है? मैं उस डैडी के साथ भी नहीं रहूंगा। फिर तुम कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे? एक खातून भटक रही हैं, अपने घर का रास्ता भूल गई हैं, मैं उन्हें उनके घर पहुंचाऊंगा। पोरस ने हैरानी से पूछा, कौन है वो खातून, तुम किसकी बातें कर रहे हो, क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं उन्हें नहीं जानता, वो कहीं रास्ते में मिल जाएंगी, मैं उन्हें घर पहुंचा दूंगा। बेटे तुम्हारी दादी जान हमें भूल गई हैं, पता नहीं कहाँ भटक रही हैं, हम उन्हें तलाश कर रहे हैं, क्या तुम उन्हीं की बात कर रहे हो?
मैं दादी जान को नहीं जानता, वो मिलेंगी तो उनसे पूछूंगा। अब मैं जाऊंगा, बाहर चलें। पोरस ने सोचा उसे बेंजामिन के साथ जाने देगा, लेकिन उसका ताक्कुब करता रहेगा। अब्दुल्ला ने सोच के जरिए कहा, मैंने अदनान को यहाँ देखते ही अपने आदमियों को बुलाया। वो सब अदनान पर कड़ी नजर रखेंगे, हम इसे कहीं गुम नहीं होने देंगे। ये यकीनन आगे जाकर बेंजामिन से भी बिछड़ने वाला है। सैंडी ग्रे अदनान के अंदर था, सोच रहा था इस बच्चे ने वो डिस्क कहाँ से हासिल की हैं। यकीनन वो बहुत अहम होंगी, मुझे ये चीज़ें पोरस से हासिल करनी चाहिए, लेकिन कैसे? वो सोचने लगा कि ख्याल ख्वानी के जरिए किसके पीछे लगना चाहिए। वो डिस्क अहम होंगी और अदनान भी अहम था। उसने अपने दस्ते रास्ते से कहा, तुम अपने आदमियों के साथ पोरस के पीछे लगे रहो। इसके लिबास के अंदर 2 डिस्क हैं, उन्हें किसी तरह इसे छीन लो, उसे पकड़कर किसी खुफिया अड्डे में ले आओ। अपने 2 आदमियों को अदनान के ताक़ुब में रहने दो, मैं उन दोनों को गाइड करता रहूंगा। उसका दस्ते रास्त अपने आदमियों को हदायत देने लगा। अदनान पोरस के साथ वॉशरूम से बाहर आया। उसने पुलिस अफसर से कहा, जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद हैं, मुझे फिर अगवा करना चाहते हैं। वो अफसर और सिपाहियों के साथ एक कॉरिडोर में आया, फिर सैंडी ग्रे के दस्ते रास्त और उसके आदमियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही हैं वो लोग, इन्हें पकड़ लो। अफसर ने उन सबको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने उन्हें गन पॉइंट पर रख लिया, उनके लिबासों के अंदर छुपे हुए हथियार छीन लिए। सैंडी ग्रे सूरत हाल से परेशान हो गया। बेंजामिन अपने साथ अदनान को ले जा रहा था और पोरस उनसे दूर रहकर अदनान की निगरानी कर रहा था। सैंडी ग्रे ने ख्याल ख्वानी के जरिए अपने आदमियों को पुलिस वालों से निजात दिलानी चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला उसकी ख्याल ख्वानी का तोड़ करने लगा। सैंडी ग्रे ने मजबूर होकर दस्ते राज से कहा, तुम सब हवालात में जाओ, मैं बाद में तुम्हें रिहाई दिलाऊंगा। वो अदनान का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। उसके दिमाग में आ गया, अदनान बेंजामिन और उसकी वाइफ के दरमियान बैठा हुआ कार में सफ़र कर रहा था। मालूम करना चाहा कि वो डिस्कस किस नौयत की थी और वह उन्हें कहाँ से लाया था। पता चला वो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता है। उसका दिमाग जो कहता है वो उसी के मुताबिक अमल करता है, और ये बात जहन तस्लीम करता था कि वो एक नासमझ बच्चा है, अपनी नन्ही सी जहानत से कुछ नहीं करता है। उसे जब कोई आगही हासिल होती है तब ये बड़े काम कर गुजरता है। सैंडी को यकीन था कि वैसे बच्चे को एक बार पकड़ ले तो फिर उसे अपने काबू में कर लेगा और उसकी गैर मामूली सलाहियतों से फ़ायदे उठा सकेगा। पोरस अपनी कार में बेंजामिन की कार का ताक़ुब कर रहा था। ये बात उसके दिल को लग रही थी कि अदनान जाने अनजाने में अपनी दादी को तलाश कर रहा है, और वह ज़रूर अपनी दादी तक पहुंचेगा। अभी चूंकि पहचानता नहीं है, इसलिए उन्हें एक अजनबी भटकने वाली खातून कह रहा था। उसने सोचा, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बेटा ही हम सबको मामा तक पहुंचाएगा, मुझे उसका ताक़ुब करते रहना चाहिए। वो अपनी कारों में एक मसरूफ़ शाहराह से गुजर रहे थे। शाहराह के दोनों तरफ फलकबोस इमारतें थीं, बड़ी बड़ी दुकानें, होटल, क्लब और शराब खाने थे। एक जगह अदनान ने कहा, प्लीज़ गाड़ी रोक दें। बेंजामिन ने कार को साइड में करते हुए फुटपाथ से लगाकर रोका, फिर पूछा, क्या फिर पहले की तरह आइसक्रीम की फरमाइश करोगे? मैं आइसक्रीम लेने जाऊंगा तो तुम कहीं चले जाओगे। वो बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप कार को इधर बेसमेंट में ले चलें। बेटे, वो एक बहुत बड़े कैसीनो का बेसमेंट है, वहाँ क्यों जाना चाहते हो? हमें सीधे घर जाना चाहिए। नहीं, मैं पहले वहाँ जाऊंगा। बेंजामिन की वाइफ ने कहा, जब ये जिद कर रहा है तो उसे वहीं ले चलो। जब ये अपनी मर्जी से कहीं जाता है तो हमें फ़ायदा ही पहुंचता है, चलो उधर गाड़ी ले चलो। बेंजामिन इस बात से कायल हो गया, कार स्टार्ट करके उधर जाने लगा। बड़ी बड़ी इमारतों के तय खानों को बेसमेंट कहा जाता है, वहाँ दर्जनों कारें पार्क करने की गुंजाइश रखी जाती है। इस वक्त वहाँ चंद गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी हुई थीं। वो कार को एक जगह रोककर बोला, बताओ यहाँ क्यों आए हो? पोरस उनका ताक़ुब करता हुआ उस बेसमेंट के एक हिस्से में आकर रुक गया। अदनान ने बेंजामिन से कहा, दरवाज़ा खोलने, बाहर चले। सैंडी ग्रे परेशान होकर सोचने लगा, ये क्यों यहाँ आया है? ये तो मेरा कैसीनो है। क्या ये जानता है कि यहाँ 10वें फ्लोर वाले ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ? वो फौरन अपनी जगह से उठकर ऑफिस से बाहर आया। उसकी कार भी बेसमेंट में खड़ी हुई थी। उसने अपने हवारियों से कहा, बेसमेंट में एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ आया है, उस बच्चे को उनसे छीन कर कैसीनो के पीछे गोदाम में ले जाओ। उस बच्चे को बच्चा ना समझना, वो बहुत खतरनाक है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह पर टेप चिपका कर लाओ, उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाना। वो मेरे बारे में पूछे तो कोई जवाब ना देना। कमबख्त ऐसे आ रहा है जैसे मेरा पता जानता हो। वो अपनी प्राइवेट लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लगा। बेंजामिन ने अदनान के साथ कार से निकलते हुए पूछा, यहाँ तो कुछ नहीं है, समझ में नहीं आता यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, इस लिफ्ट में ऊपर चलें, 10वें फ्लोर पर। प्लीज़ फाइबर, घर चलो, ये अच्छी जगह नहीं है। मेरा नाम फाइबर नहीं, अदनान है। तुम यहाँ अपने नाम पर बहस ना करो, वापस चलो। वो दौड़ता हुआ लिफ्ट की तरफ जाने लगा। वो मियाँ बीवी भी उसके पीछे लिफ्ट में आ गई। दरवाज़ा बंद हो गया। पोरस की कार लिफ्ट के करीब थी। वो नंबर पढ़ने लगा। पता चला कि बेटा 10वें फ्लोर पर गया है। वो भी ऊपर जाना चाहता था, फिर रुक गया। 2 भारी भरकम जिस्मों वाले बदमाश एक दरवाज़ा खोल कर आए थे। उनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था। वो दोनों इधर उधर मुतलाशी नज़रों से दिख रहे थे। एक ने कहा, ना वो बच्चा और ना ही उसके माँ बाप हैं। दूसरे ने कहा, जब बॉस ने कहा है तो वो यहाँ ज़रूर होंगे या फिर इधर आने वाले होंगे। पोरस उनसे अनजान बनकर लिफ्ट की तरफ जाने लगा। वो दोनों उसे आवाज़ देते हुए करीब आए। ए सुनो!
तुमने यहाँ किसी बच्चे को अपने माँ बाप के साथ देखा है? वो लिफ्ट के अंदर जाते हुए बोला, हाँ वो तीनों ऊपर गए हैं, मैं भी उधर जा रहा हूँ। वो तीनों लिफ्ट के अंदर आ गए। दरवाज़ा बंद हो गया। पोरस ने पूछा, हाथ में रिवॉल्वर लेकर बच्चे को क्यों ढूंढ रहे हो? रिवॉल्वर वाले ने घुरा कर कहा, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। अच्छा तो लो, मैं अपना काम करता हूँ। उसने एक उल्टा हाथ मुंह पर रसीद किया। मार खाने वाले को यूं लगा जैसे मुंह पर हथौड़ा पड़ा हो। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसे पता ही ना चला कि उसका रिवॉल्वर पोरस के हाथ में कैसे आ गया। दूसरा शख्स अपने साथी के पीछे था। वो हमला करने के लिए तेजी से आगे ना जा सका। लिफ्ट में जगह तंग थी। एक्शन की गुंजाइश नहीं थी। पोरस ने रिवॉल्वर के दस्ते से दूसरे के सर पर जरब लगाई। वो चकरा कर गिर पड़ा। ऐसे ही वक्त सैंडी उनमें से एक के अंदर आकर अदनान के मुतल्लिक पूछना चाहता था। उन दोनों को मार खाते देखकर बौखला गया। उसने पूछा, ये कौन है? इससे मार क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हारे पास असलहा नहीं है? उसका जवाब देने से पहले वो भी लिफ्ट के अंदर गिरकर बेहोश हो गया। सैंडी ने परेशान होकर पूछा, क्या वो बच्चा करामात दिखा रहा है? किसी के जरिए उसके आदमियों को जेर कर रहा है? वो फिर अदनान के अंदर आकर देखने लगा। वो बेंजामिन और उसकी बीवी के साथ उसके ऑफिस में घुस आया था। मेज पर रखी हुई चाबियां उठाकर बेंजामिन से कह रहा था कि वो सेफ को खोले। सैंडी जल्दी से अपनी जेबें टटोलने लगा। वो बदहवासी में सेफ की चाबियां मेज पर छुड़ाया था। वो सेफ खुल चुका था। अंदर बड़े बड़े नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं। बेंजामिन और उसकी वाइफ की आंखें हैरत और मुसरत से फैल गईं। वो एक बैग में वो गड्डियां उठाकर डालने लगे। सैंडी में इतना हौसला नहीं था कि वह अदनान की गैर मामूली सलाहियतों का सामना करने ऊपर अपने ऑफिस में आता। वो कैसीनो के सिक्योरिटी अफसर से बोला, मेरे 10वें फ्लोर वाले ऑफिस में फ़ौरन जाओ। एक बच्चा मुझे लूट कर जा रहा है और मैं उसे रोक नहीं सकता। वो हुक्म देकर अदनान के अंदर आया तो उसके दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात गडमड होने लगे। उसका जहन किसी एक सोच पर मरकूज नहीं था। सिक्योरिटी अफसर 10वें फ्लोर की तरफ जा रहा था। वो चीख कर बोला, नीचे बेसमेंट में जाओ, वो उधर गया है। उसे देखते ही गोली मार दो। मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। झुंझलाहट इसलिए भी थी कि अब अदनान के दिमाग से मालूमात हासिल नहीं हो रही थी। ये खौफ पैदा हुआ कि वो उसकी तरफ ना आ रहा हो। जब वो उसके कैसीनो, उसके ऑफिस और उसके सेफ तक पहुंच सकता था तो उसकी शारक तक भी पहुंच सकता था। वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। फौरन अपनी कार में बैठकर तेजी से ड्राइव करता हुआ अपने कैसीनो से दूर जाने लगा। वह हैरान था, परेशान था। जिस बच्चे को ट्रैप करना चाहता था वो उसके दफ्तर में घुसकर उसकी तिजोरी खाली करके चला गया था। अदनान उन माँ बाप और भरे हुए बैग के साथ लिफ्ट में आया। वहाँ पोरस था और लिफ्ट के बाहर दो शख्स बेहोश पड़े हुए थे। बेंजामिन ने लिफ्ट में आकर पोरस से कहा, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? पोरस ने बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। अदनान ने बेंजामिन से कहा, पापा से झगड़ा न करें, ये आपके बैग में से कुछ नहीं लेंगे। वो तहखाने में आए। वहाँ सिक्योरिटी अफसर 3 मुसल्ला गार्ड्स के साथ खड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी गनों का रुख उनकी तरफ किया। पोरस ने फौरन ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया। बाहर चलने वाली गोलियां दरवाजे पर आकर लग रही थी। पोरस ने बटन को दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। फायर करने वाले जीने के जरिए ऊपर की तरफ दौड़े। पोरस दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट को फिर नीचे ले आया। वो ऊपर जाने वाले फिर नीचे की तरफ आने लगे। बेंजामिन भारी बैग उठाए अपनी कार में आया। उसकी वाइफ भी आई। उसने पूछा, फाइबर कहाँ है? उस वक्त गोलियां चलने लगी। वो कार को तेजी से मोड़कर ड्राइव करता हुआ बाहर जाने लगा। उसकी वाइफ ने कहा, फाइबर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? वो बोला, क्या हम मरने के लिए वहां रुक जाएं? वो अजीबो गरीब बच्चा है, हमारे पास जिंदा वापस आएगा। पोरस अदनान को खींचता हुआ एक सतून के पीछे ले आया। मुसल्ला गार्ड्स की फायरिंग के जवाब में फायर करने लगा। अदनान झुकता हुआ गाड़ियों के पीछे चला गया। 2 मुसल्ला गार्ड्स मारे गए। उनका अफसर छुप छुप कर गोलियां चलाने लगा। पोरस के रिवॉल्वर में एक गोली रह गई थी। वो इस गोली को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहता था। उसने सर घुमाकर देखा तो अदनान नजर नहीं आया। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। ठाई की आवाज़ के साथ एक गोली उसके करीब से गुजरकर सतून में पैवस्त हो गई। उसे सिक्योरिटी अफसर दिखाई दिया। उसने गोली चलाई। वो चलकर एक तरफ गिरा, फिर फर्श पर लुढ़कता चला गया। आखिरी गोली जाया हो गई। वो बच गया था। फर्श से उठकर फायर करना चाहता था। पोरस सतून के पास से छलांग लगाकर एक गाड़ी की आड़ में हो गया। वो अफसर फायरिंग कर रहा था। अदनान की आवाज़ सुनाई दी। वो पुकार रहा था, पापा पापा। उसने कार के नीचे से झांक कर देखा। कुछ फासले पर अदनान एक मुर्दा गार्ड के पास पहुंचा हुआ था। उसने मुर्दा गार्ड की गन उठाकर बाप को नीचे से झांकते हुए देखा। फिर उस गन को उसकी जानिब फेंका। वो गन फर्श पर फिसलती हुई कार के नीचे से गुजरकर पोरस के पास आ गई। वैसे उठाकर मुसलसल फायर करता हुआ एक और सतून के पीछे आया। सिक्योरिटी अफसर गाड़ियों के पीछे छुपता हुआ अपनी पोजीशन बदल रहा था। उन गाड़ियों के नीचे से उसके चलते हुए पांव दिखाई दे रहे थे। पोरस ने फर्श पर लेटे ही लेटे गोलियां चलाईं। उसकी चीखें सुनाई दी। पैरों में गोलियां लगते ही वो गिर पड़ा। गिरते ही पूरी तरह निशाने पर आ गया। पोरस ने मुतवातिर गोलियां चलाईं। वो गोलियां खाकर तड़पने लगा, फिर बिल्कुल साकित हो गया। वो आखिरी दुश्मन मारा गया था। वो उसे आवाज़ें देता हुआ उस मुर्दा गार्ड के पास आया जिसकी गन उठाकर अदनान ने उसके पास फेंकी थी, लेकिन वो वहां नहीं था। अदनान, अदनान आ जाओ, अपने बाप से आंख मचोली ना खेलो। बेटे, यहाँ और दुश्मन भी आ सकते हैं, मेरे पास आओ, फौरन आओ। वो बेसमेंट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर उसे पुकारता रहा। उसकी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था, फिर कहीं गुम हो गया था।
संगीता की कोठी के बाहर अच्छी खासी फायरिंग हुई थी। आधी रात के बाद होने वाली फायरिंग ने पूरे इलाके को जगा दिया था। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने वहां आकर संगीता के बाप से पूछा, यहाँ फायरिंग कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था। वो बोला, हम नहीं जानते वो लोग कौन थे, हम उन्हें आर्मी वाले समझते रहे। वो कल्पना और वीटू मार्क्स को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए हैं। संगीता ने कहा, उन्होंने यहाँ से जाते वक्त हमें बताया कि उनका ताल्लुक ना तो आर्मी से है और ना ही किसी भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस के शोबे से है। वो किसी खुफिया गैंग से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत थी, इसलिए वो वीटू मार्क्स को कल्पना के साथ कैदी बनाकर ले गए हैं। तुमने एक ऐसे टेलीपैथी जानने वाले को अपने घर में क्यों छुपाया था जो मफरूर था और जिसने आर्मी के अफसरान को कत्ल किया था? तुम सब उसे पनाह देकर उसके जुर्म में बराबर के शरीक हो गए हो। हमने कोई जुर्म नहीं किया है। आप अच्छी तरह जानती हैं, वो टेलीपैथी के जरिए सहरजदा कर देता है। उसने हमें अपना मामूल बना लिया था। वो आपके घर में घुसता तो आपको भी मामूल बना लेता, फिर आप उसका क्या बिगाड़ लेते। ये बात भारतीय और अमेरिकी अकाबरीन तक पहुंची कि वीटू मार्क्स को किसी खुफिया तंजीम के लोग पकड़ कर ले गए हैं और वो उसकी टेलीपैथी से फ़ायदा उठाने वाले हैं। भारतीय अकाबरीन और आर्मी के आला अफसरान ने अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस के एक खुफिया अदारे से रब्ता किया। इस खुफिया अदारे के डायरेक्टर जनरल का नाम रघुनाथ सहाय था। उससे पूछा गया, मिस्टर सहाय, आपने हमें खुफिया हदायत दी थी कि हम वीटू मार्क्स के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। आप उसे ट्रैप करने वाले हैं। फिर ये तीसरी पार्टी कहाँ से आ गई? उसे ट्रैप करके कहाँ ले गई है? रघुनाथ सहाय ने कहा, मैं खुद परेशान हूँ। हमारे देश में पता नहीं कितनी खुफिया एजेंसियां हैं। उनमें से किसी एजेंसी ने वीटू मार्क्स को अपना कैदी बनाया है। लेकिन इस तरह हमारे मसाइल बढ़ जाएंगे। अमरीकी अकाबरीन यकीन नहीं करेंगे कि उनका वो टेलीपैथी जानने वाला मर गया है या कहीं भाग गया है। वो यही इल्ज़ाम देंगे कि हमने खुफिया तौर से उसे कैदी बनाकर रखा है या उसे मार डाला है। उन्हें इल्ज़ाम आयद करने दें। हमने ऐसा नहीं किया है। उसने हमारी आर्मी के अहम अफसरान को हलाक किया था। हम सिर्फ एहतजाज करके रह गए। अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना ही उन्होंने वीटू मार्क्स को कातिल तस्लीम किया। वह मफरूर था। सिर्फ हमसे नहीं, अपने अकाबरीन से भी छुप रहा था। रूपोशी के दौरान में अगर वो किसी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएगा तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है कि हम अमरीकी हुक्काम के सामने जवाब दे नहीं है, लेकिन उसकी गुमशुदगी हमारे लिए मसाइल पैदा करेगी। वो किसी खुफिया तंजीम का अलाकार बनकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसे किसी तरह तलाश किया जाए। उसे ले जाने वाले अभी इसी शहर में होंगे। हम पूरे शहर की नाकाबंदी कर चुके हैं। एयरपोर्ट और हाईवे चेक पोस्ट से गुजरने वालों को सख्ती से चेक किया जा रहा है। आप उसे किसी तरह भी ढूंढ निकालें। रघुनाथ सहाय ने उसे ढूंढ निकालने का वादा किया, फिर अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दिया। इस वक्त वो सीक्रेट सर्विस के एक खुफिया अड्डे में था। पुलिस और आर्मी वाले इस खुफिया अड्डे से वाकिफ थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वहाँ एक तय खाना भी है। वो अपनी खुफिया कार्रवाइयाँ उसी तय खाने में करते थे। कल्पना और वीटू मार्क्स को उसी तय खाने में लाया गया। कल्पना एक कमरे में तनहा थी। दूसरे कमरे में मार्क्स एक बेड पर चारों शाने चित लेटा अपने सामने खड़े हुए आमिल को देख रहा था। आमिल की बड़ी बड़ी मकनातीसी आंखें उसकी आंखों उसके दिल और उसके दिमाग को अपनी तरफ खींच रही थीं। वो भारी भरकम आवाज में बोल रहा था, तुम मेरी आवाज से मुतासिर हो रहे हो, मेरी आंखों में डूब रहे हो। तुम्हारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। आंखें बंद करने के बाद तुम मेरी आवाज़ सुनते रहोगे। मेरी एक एक बात तुम्हारे जहन में नक्श होती रहेगी। ऐसे वक्त तो तुम रघुनाथ सहाय की आवाज़ सुनोगे, उसके मामूल और महकूम बनकर उसके हर हुक्म की तामील करते रहोगे। मैं तुम्हारा आमिल हूँ और रघुनाथ सहाय तुम्हारा हाकिम है। तुम मेरे मामूल और उसके गुलाम रहा करोगे। मैं, आला बीबी और फरमान उस वक्त वीटू मार्क्स के अंदर मौजूद थे। हमने सोच लिया था कि किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे, खामोशी से तमाशा देखते रहेंगे। तमाशा ये था कि रघुनाथ सहाय देशभगत था। अपने भारत देश की बेहतरी के लिए वीटू मार्क्स को भारतीय हुक्मरानों, आर्मी के अफसरों और इंटेलिजेंस वालों से छुपा रहा था। अगर वो मार्क्स को भारत सरकार के हवाले करता तो वो सरकार अमेरिका के दबाव में आकर मार्क्स को अमेरिकी हुकाम के हवाले कर देती। इंडियन आर्मी अफसरान से भी मार्क्स को छुपा कर रखा जा रहा था, क्योंकि राजपूत बटालियन हर हाल में मार्क्स की मौत का मुतालबा कर रही थी। रघुनाथ सहाय ने फैसला किया था कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो वीटू मार्क्स की टेलीपैथी से अपने भारत देश को फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। आमिल ने उसे अपना मामूल बनाने के बाद कहा, अब तुम रघुनाथ सहाय की आवाज़ सुनो और उसके अहकामात को अपने जहन में नक्श कर लो। आइंदा ये तुम्हारा हाकिम और तुम इसके महकूम रहोगे। क्या तुम रघुनाथ सहाय के महकूम रहा करोगे? मार्क्स ने ख्वाबीदा आवाज़ में कहा, मैं रघुनाथ सहाय का महकूम बनकर रहा करूंगा। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, वीटू मार्क्स, मैं रघुनाथ सहाय हूँ। मेरी आवाज़ और मेरे लहजे को अपने जहन में नक्श करो। मैं कभी तुम्हारे रूबरू आया करूंगा, कभी फ़ोन पर अहकामात दूंगा। तुम मेरी आवाज़ और लहजा पहचान कर मेरे अहकामात की तामील करते रहोगे। मैं तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारा लहजा पहचान कर तुम्हारे अहकामात की तामील करता रहूँगा। तुम अपना नाम और अपनी वतन परस्ती भूल जाओगे। भारत देश के लिए अहम काम करते रहोगे। तुम्हारा नाम देशमुख है। कल्पना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। हम उसे और उस बच्चे को तुम्हारी कमज़ोरी बनाकर रखेंगे। कभी किसी वजह से तनवीमी अमल कमज़ोर पड़ेगा तो तुम कल्पना और अपने बच्चे की खातिर हमारे सामने झुकते रहोगे। वो उसे हर तरह से मजबूर और पाबंद बना रहे थे। इस तरह शिकंजे में जकड़ रहे थे कि वो सिर्फ उनके लिए ही काम करता रहे।
और कभी किसी की गिरफ्त में ना आए। आखिर में आमिल ने हुक्म दिया, तुम किसी भी दोस्त या दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को अपने दिमाग में नहीं आने दोगे। किसी की भी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर उसे भगा दिया करोगे। उससे हर तरह से पाबंद बनाने के बाद आमिल ने हुक्म दिया, अब तुम 4 घंटे तक गहरी नींद सोते रहोगे। बेदार होने के बाद भूल जाओगे कि तुम पर तनमीमी अमल किया गया है। अब सो जाओ। उसका तनवीमी अमल खत्म हो गया। मैंने फरमान को समझाया कि उसे क्या करना है। उसने आमिल के लबो लहजे में ख्याल ख्वानी के जरिए मार्क से कहा, तनवीमी नींद से वापस आओ, एक और बात जहन नशीन करो। मैं एक लबो लहजा तुम्हें सुना रहा हूँ, तवज्जो से सुनो। फरमान उसे अपनी आवाज़ सुनाते हुए बोला, इस लबो लहजे में जो भी तुम्हारे अंदर आएगा उसकी सोच की लहरों को तुम महसूस नहीं करोगे। वो तुम्हारे अंदर मौजूद रहेगा, तुम्हें उसकी मौजूदगी की खबर नहीं होगी। फरमान ने अपना लबो लहजा उसके अंदर नक्श करके उसे फिर से तनवीमी नींद सुला दिया। रघुनाथ सहाय के अलावा सीक्रेट सर्विस के 4 आला अफसरान भी योगा के माहिर थे और मार्क्स को मामूल बनाए रखने के सिलसिले में रघुनाथ के हमराज थे। उन्होंने फैसला किया था कि जब तक कल्पना और मार्क्स को तलाश किया जा रहा है तब तक उन दोनों को उसी सीक्रेट सर्विस वाले बंगले में रखा जाएगा। वहां किसी को उनकी मौजूदगी का शुबा नहीं होगा। अगर कोई अचानक ढूंढने आ जाएगा तो उन दोनों को फौरन तय खाने में छुपा दिया जाएगा। कल्पना को ताकीद करते हुए कहा गया, अगर तुम वीटू को जिंदा देखना चाहती हो और हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो तो हमारे अहकामात की तामील करती रहो। कुछ अरसे के लिए बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म कर दो। इस बंगले से बाहर कदम ना निकालो। तुम्हारा बाप और तुम्हारी राजपूत बरादरी वाले तुम्हें गोली मार देंगे। तुम्हारी सलामती सिर्फ हमारे साय में है। वीटू नींद से बेदार हुआ तो तनवीमी अमल को भूल चुका था। उसके पास बेड पर कल्पना लेटी हुई थी। उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक किया गया था ताकि कोई दुश्मन उसके अंदर आकर मार्क्स को नुकसान ना पहुंचाए। मार्क्स उठकर बैठ गया। उस बेडरूम को देखकर सोचने लगा, कहाँ है और पहले कहाँ था। उसे याद आया कि वह संगीता की कोठी में था। वहाँ कुछ लोगों ने अचानक हमला करके उसे बेबस कर दिया। उसे हथकड़ियाँ पहनाई और उसे साबी कमजोरी का इंजेक्शन लगाया। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वहाँ से ले गए। वो सोचने लगा, मेरी हैसियत क्या होगी। ज़ाहिर है कैदी बना हुआ हूँ, पता नहीं कब तक कैदी बना रहूँगा। मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पहले ये समझना होगा कि यह बंगला कहाँ है और मैं इन दुश्मनों के दिमागों में कैसे पहुँच सकूँगा। इस गैंग का लीडर मेरे रूबरू बोल रहा था और मैं उसके दिमाग में नहीं जा सकता। वो और उसके साथी योगा के माहिर थे। मुझे किसी एक का लबो लहजा याद करना चाहिए। वो याद करने लगा। उसके तस्वुर में रघुनाथ सहाय था। उसी ने अपने आदमियों को हथकड़ियाँ पहनाने का हुक्म दिया था। वो उसका लबो लहजा याद करते करते उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने सांस रोक ली, फिर फौरन ही फ़ोन के जरिए रब्ता करके बोला, हेलो मार्क्स, अभी तुम मेरे अंदर आना चाहते थे। मैं याद कर रहा था कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मुझे याद आया कि तुमने अपने बंगले में आकर मुझे कैदी बनाया था। क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम कौन हो और मुझे क्यों कैदी बना रहे हो? खुद को कैदी ना समझो, हम तुम्हें दोस्त बना रहे हैं। ये मेरा हुक्म है कि हमारे दोस्त बनकर रहो। तनवीमी अमल के जरिए ये बात उसके जहन में नक्श कर दी गई थी कि वो रघुनाथ सहाय के तमाम अहकामात की तामील करता रहेगा। उसने बड़ी फर्माबरदारी से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। तुम सिर्फ हमारे देश के मुफादात के लिए काम करते रहोगे। अमेरिका की फर्माबरदारी भूल जाओगे। मैं अमेरिका के लिए नहीं, तुम्हारे देश की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। इस बेडरूम के वार्डरोब में तुम्हारे नाप के बेहतरीन मलबूसात हैं। गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास पहनो, फिर कल्पना के साथ डाइनिंग रूम में आ जाओ। हम साथ ही नाश्ता करेंगे। तुमने मेरी कल्पना को नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हारा शुक्रिया। ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। हम माँ बनने वाली औरतों का मान करते हैं। जब तक तुम हमारे दोस्त रहोगे हम तुम्हारी कल्पना को और तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें भी दुश्मनों से महफूज रखेंगे। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। मार्क्स ने रिसीवर रखकर कल्पना को मोहब्बत से देखा, फिर उस पर झुक गया। उसकी आंख खुल गई। उसने मुस्कुराकर अपने महबूब को देखा, फिर दोनों बाहें उसकी गर्दन में डालकर उसे सर से पांव तक ओढ़ लिया। मैं उनके दिमागों से चलाया। तकरीबन 40 मिनट के बाद फिर उनके अंदर पहुंचा तो वो दोनों तैयार होकर डाइनिंग रूम में आ चुके थे। रघुनाथ सहाय से दूसरी बार मिलने के बाद बेतकल्लुफी से गुफ्तगू हो रही थी। मार्क्स के जहन में अब ये बात नहीं थी कि उसे जबरन कैदी बनाकर रखा गया है। वह रघुनाथ सहाय और आसपास बैठे हुए दूसरे अफसरान को शऊरी तौर पर अपना दोस्त तस्लीम कर रहा था। वो मार्क्स को समझा रहे थे कि उसे कुछ अरसे तक कल्पना के साथ उसी बंगले में छुपकर रहना चाहिए। इंडियन पुलिस और जासूस उसे पूरे दहली शहर में ढूंढते फिर रहे हैं। वो कल्पना के साथ अपने नए दोस्तों के साय में ही महफूज रहेगा। एक आला अफसर देवराज ने कहा, मार्क्स, अगर तुम पूरी यकसुई से ख्याल खुआनी के काबिल हो तो फिर कुछ काम की बातें की जाएं। बेशक मैं भरपूर जहनी तवानाई महसूस कर रहा हूँ, ख्याल खुआनी कर सकता हूँ और मसरूफ़ रहना चाहता हूँ। देवराज ने कहा, तुम्हें अमेरिका से खास तौर पर इसलिए बुलाया गया था कि तुम फरहाद अली तैमूर और उसके बेटे किबरिया के खिलाफ महाजराई करो। वो हमारे देश में रहते हुए हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। पता नहीं हमारे कितने अहम सरकारी और फौजी राज मालूम करते रहते हैं। तुम ख्याल खुआनी के जरिए उनका सुराग लगा सकते हो, उनका पता ठिकाना मालूम करके उन्हें गोली मार सकते हो या उन बाप बेटे को यहाँ से भागने पर मजबूर कर सकते हो। बेशक मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मेरे अलावा एक और टेलीपैथी जाने वाला बॉबी बर्टन यहाँ आया था।
वो अपनी हमाकत से उनकी नज़रों में आ गया। उन्होंने एंटी टेलीपैथी दवा के जरिए उसे ख्याल ख्वानी से महरूम कर दिया। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि फरहाद और उसके बेटे को यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म ना हो। अगर हो तो वो कभी मुझ तक ना पहुँच पाएँ। तुम इस पहलू से मुतमईन रहो। फरहाद तो क्या, कोई भी टेलीपैथी जाने वाला कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। हम चाहते हैं तुम उनका सुराग लगाओ। ये इतना आसान नहीं है। उन्हें ट्रैप करने की कोई ज़बरदस्त तदबीर करनी होगी, फिर उस पर अमल करना होगा। अभी एक तदबीर ज़हन में है। फरहाद और उसके टेलीपैथी जाने वाले इंडियन आर्मी अफसरान के ख्यालात पढ़ते रहते हैं। उन्हें मालूम होगा कि भारतीय और अमरीकी अकाबरीन तुम्हें तलाश कर रहे हैं और आर्मी अफसरान तुम्हें मार डालना चाहते हैं। इन हालात के पेश नज़र तुम मजलूम बनकर फरहाद की हमदर्दियाँ हासिल कर सकते हो। वो मुझसे पूछेगा कि मैं आजकल कहाँ हूँ, वो मेरा पता ठिकाना मालूम करना चाहेगा। तुम कह सकते हो कि कल्पना के साथ नामालूम अफराद की कैद में हो और फरार का रास्ता ढूंढ रहे हो। मैं पहले ही अंदाज़ा कर चुका था कि वो सीक्रेट सर्विस वाले मार्कस को अपना मामूल बनाकर उसे अमेरिका से छीनकर सबसे पहले मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये सोच लिया था कि ऐसे वक्त मैं क्या करूँगा। मैं इस वक्त दिल्ली शहर से कुछ फासले पर एक पहाड़ी के पास था। वहाँ एक गार के पास कार रोककर थर्मस से चाय निकाल कर पी रहा था। 1 घंटा पहले वहाँ चंद मुजरिमों से मेरी टक्कर हो गई थी। वो उस गार में गोला बारूद ले जाकर छुपा रहे थे। उन्होंने मुझे देख लिया था और मैंने उनका खुफिया अड्डा देख लिया था। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लिहाजा मुझे टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। वो तादाद में 4 थे, चारों फना हो गए। ऐसे वक्त मालूम हुआ कि वीटू मार्क्स मुझसे रब्ता करने वाला है। मैं वहीं गार के अंदर ज़मीन पर लेट गया। जैसे ही वो मेरे दिमाग में आया, मैं तकलीफ से कराहने लगा। उसकी तवक्को के बरखिलाफ मैंने सांस नहीं रोकी। मैंने उसे अपने दिमाग से नहीं भगाया। उसने पूछा, मिस्टर फरहाद तुम्हें क्या हुआ है? फिर वो मेरे ख्यालात पढ़ने लगा। उसे मालूम हुआ कि 4 दुश्मनों से मेरा मुकाबला हुआ था। वो दुश्मन मर गए, लेकिन मैं उनकी गोलियों से ज़ख्मी हो गया हूँ। मैं तिब्बी इमदाद का मोहताज हूँ। मुझ में इतनी जान नहीं रही कि मैं इस गार से निकल कर बाहर जा सकूँ। मार्क्स ने खुश होकर रघुनाथ सहाय और देवराज वगैरह से कहा, फरहाद ज़ख्मी हालत में एक गार के अंदर बेयार मददगार पड़ा हुआ है। हम फ़ौरन वहाँ पहुँचकर उसे कैदी बना सकते हैं या उसे गोली मार सकते हैं। वो सब उछलकर खड़े हो गए। एक ने कहा, तुम पूरे यकीन से कहते हो कि वो फरहाद ही है? मैं उसके लबो लहजे को पहचानता हूँ। फिर उसका दिमाग झूठ नहीं बोलेगा। उसके करीब ही 2 लाशें पड़ी हुई हैं। हमें वहाँ पहुँचने में देर नहीं करनी चाहिए। देवराज ने कहा, तुम सब यहीं रहो, मैं अपने जवानों के साथ हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ। तुम मुसलसल फरहाद के दिमाग में रहते हुए उसे वहाँ से जाने ना दो। उसका बेटा और दूसरे लोग ज़रूर उसकी मदद करने आएंगे। मार्क्स ने कहा, उसके ख्यालात बता रहे हैं कि वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा है, इसलिए अपने किसी टेलीपैथी जाने वाले को इतला नहीं दे पा रहा। उन सबको यकीन हो गया कि मैं ज़ख्मी हालत में गार के अंदर मौजूद हूँ। देवराज अपनी एक टीम लेकर मुझे गिरफ्तार करने आ रहा था। रघुनाथ साय ने मार्क से कहा, मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हें देखता रहूंगा। तुम मुसलसल ख्याल खुआनी के जरिए फरहाद के दिमाग में रहो। उसे हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर वो मुसलसल मेरे अंदर रहता तो मैं उस कार से बाहर नहीं आ सकता था। मेरी हरकत करने से मालूम हो जाता कि मैं जख्मी नहीं हूँ, बल्कि उन्हें धोखा दे रहा हूँ। ऐसे वक्त फरमान ने मार्क्स के दिमाग पर कब्जा जमाया। मार्क्स उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। इसके बाद जेर असर रहकर उसकी मर्जी के मुताबिक ये देखता रहा कि मैं कार में उसी जगह ज़मीन पर पड़ा हुआ हूँ, जबकि मैं उठकर गोला बारूद के जखीरा से धमाका खेज मवाद गार में दूर तक फैला रहा था। फिर मैं अपनी कार को गार के धाने से बहुत दूर ले गया। एक हेलीकॉप्टर दूर से आ रहा था। वो गार के धाने के सामने उतर गया। देवराज अपने मुसल्ला जवानों के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर आकर गार के धाने के अंदर जाने लगा। मैंने धाने के पास आकर रिमोट कंट्रोलर का बटन दबाया। उससे मुंसलिक बॉम्ब फट पड़ा। मैं तेज़ रफ्तारी से अपनी कार की तरफ भागने लगा। एक बॉम्ब के फटने से बारूद में आग लग गई। फिर तो यके बाद दीगरे धमाके होते चले गए, जैसे जलजला आ गया हो। उस पहाड़ के पत्थर टूट रहे थे। गार के अंदर से शोले बाहर आ रहे थे। वो अंदर जाने वाले बाहर ना आ सके। वो अपने धर्म के मुताबिक मरने के बाद जलाए जाते हैं, लेकिन वो वहां जिंदा जल मरे। उस वक्त फरमान ने मार्क्स के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसे मेरे दिमाग में रहने दिया। वो चौंक गया। मैं उसे जख्मी दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी कार ड्राइव करता जा रहा था। मैंने सांस रोकी तो वो बाहर निकलकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। रघुनाथ साय ने पूछा, वहां क्या हो रहा है? होना क्या है? मैं हैरान हूँ। फरहाद अब जख्मी नहीं है, वो एक कार में कहीं जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? अभी तुम कह रहे थे कि किसी के चोर ख्यालात झूठ नहीं बोलते। तुम धोखा कैसे खा गए? मैं हैरान हूँ। इस शख्स का दिमाग भी अजूबा है। वो करता कुछ है और उसका दिमाग बताता कुछ है। देवराज से बात करो, उसे सूरत हाल बताओ। वो वहां पहुंच चुका होगा। शायद उस घर में कोई ना हो। वीटू मार्क्स ने ख्याल खुआनी की परवाज की, लेकिन उसकी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। वो परेशान होकर बोला, देवराज का दिमाग नहीं मिल रहा है, वो मुर्दा हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। आप उसे फ़ोन करें। रघुनाथ सहाय ने उसके मोबाइल नंबर पर रब्ता किया। फ़ोन भी खामोश था। हेलीकॉप्टर के पायलट से रब्ता किया, उधर भी खामोशी थी। दूसरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने कहा, अभी इतला मिली है कि आपका एक हेलीकॉप्टर पहाड़ी की तरफ गया था। गार के अंदर बड़े खौफनाक धमाके हुए हैं। आधी पहाड़ी कट कर रह गई है। वो हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया।
रघुनाथ सहाय ये इतला सुनकर लरस गया। उसका बेहतरीन काबिल साथी अफसर देवराज मारा गया था। सिर्फ आधा घंटा पहले वो जिंदा था, उससे बातें कर रहा था। आधे घंटे बाद मौत उसे खा गई थी। उसने फोन पर कहा, हमें इतला मिली थी कि फरहाद उस गार में मौजूद है। देवराज उसे गिरफ्तार करने गया था। पता नहीं है फरहाद कैसा खबीस है, इंसान है या किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। हम समझते हैं उसकी मौत आ रही है, लेकिन वो मौत हमारे लोगों की तरफ चली आती है। आई हेट हिम। वह फोन बंद करके वीटू मार्क से बोला, ये कैसे हो गया? तुमने कैसी ख्यालख्वानी की थी? वो तुम्हें जख्मी कैसे नजर आया? तुम्हारी टेलीपैथी उसकी टेलीपैथी से कमजोर क्यों है? दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी उसे मात क्यों खा जाते हैं? हमारी समझ में एक ही बात आती है, हमारे मुकाबले में उसके तजुर्बात बहुत ज़्यादा हैं। वो ख्याल खुआनी की अजीब अजीब तकनीक से वाकिफ़ है। हम ख्याल खुआनी का तजुर्बा रखते हैं, हम मात खाने के बाद सोचते ही रह जाते हैं। जब तुम उसके दिमाग में गए तो क्या उसके चोर ख्यालात ने ये तुम्हें नहीं बताया कि वो ज़ख्मी होने का बहाना कर रहा है? यही तो उसके तजुर्बात हैं। वो दूसरों को अपने चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं देता। वो मेज़ पर घुंसा मारते हुए बोला, इस बार हम उसकी किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएंगे। हम उसके बेटे किबरिया को उसकी कमज़ोरी बना सकते हैं। हमें इस पहलू से कोई तदबीर करनी होगी। तुम भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। उन दोनों के सर झुके हुए थे। इसलिए झुके हुए थे कि सोच रहे थे, इसलिए भी झुके हुए थे कि बुरी तरह शिकस्त खा चुके थे।